बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही आपको पता है कि जनाब मौसम चेंज हो रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ, और इसके साथ रातें काफ़ी ठंडी हो गई हैं, लेकिन अभी दिन में भी जो है वो गर्मी महसूस होती है। लेकिन उसके साथ साथ स्मोक में भी इजाफा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, स्पेशली हमारे ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है वो बुरा हुआ है, और उसके साथ साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लाजमी इख्तियार करें, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमेशा एक बात करती हूँ, अभी जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें आपकी हेल्दी डाइट और आपकी सेहत का अच्छा होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी आज हमारे साथ महानूर फयाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, शकील से तो हम बात करेंगे इनकी बीट से रिलेटेड, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के हवाले से जानेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं इस टाइम, यूनिवर्सिटी के क्या हालात हैं, कॉलेजेस के क्या हालात हैं। और इसके साथ ही हम जो है महानूर से जानेंगे इनकी जर्नी के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से बात करेंगे इस टाइम, क्योंकि इस टाइम हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको तमाम लोग जो है वो बड़े अच्छे से यूज़ भी कर रहे हैं। कुछ लोग अर्निंग के लिहाज से भी जो है इसको लेकर चल रहे हैं। तो इस हवाले से तमाम इनकी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड वो इनसे जानेंगे। शकील, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ना कि इस टाइम यूनिवर्सिटी के हवाले से बात कर लेते हैं, BZU के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस टाइम उसमें VC क्योंकि नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह हम कहते हैं ना हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल स्टेबल नहीं है ना, उसी तरह इदारों में भी चीज़ें जो हैं वो हमारी ठीक नहीं चल रही। VC ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, वीसी तो एक यूनिवर्सिटी का सरबराह हो गया। अब वीसी इस वक्त हैं सही प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, वो इस वक्त वाइस चांसलर हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रो वाइस चांसलर हैं। थोड़ा सा ना इस कहानी से पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि वो प्रो वाइस चांसलर इस वक्त क्यों हैं, क्या आखिर पिछले वाइस चांसलर कहाँ गए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे तालीमी इदारे जिन्होंने हमारी तालीम और तरबियत करनी होती है, वही इदारे करप्शन और इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं। BZU भी हाल ही में कुछ ऐसी करप्शन की सरगर्मियों से गुजरी है, जिसकी वजह से जो पहले का VC था डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी साहब, उनको बरतरफ कर दिया गया। उनकी बरतरफी से जो असर पड़ा वो एक तो यूनिवर्सिटी का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। अब उसको बरतरफ क्यों किया गया? आपको पता है लॉ कॉलेजेस केस का मामला चल रहा है, हज़ारों स्टूडेंट्स, ये चीज़ भी आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये अभी तक मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो लॉ कॉलेजेस केस के फ्रॉड में VC साहब बरतरफ हुए, करोड़ों की करप्शन साबित हुई। उसके साथ रजिस्ट्रार भी बरतरफ हुए, ख़जानादार भी बरतरफ हुआ, और भी कई जो लोग इस तमाम तर करप्शन के स्कैंडल में मुलविस थे उनको बरतरफ कर दिया गया। तो जब कोई सरबराह हटाया जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि सीनियर कौन है। सबसे मोस्ट सीनियर जो हैं वो BZU से डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब थे, उनको वो प्रो वाइस चांसलर थे और उनको कायम वाइस चांसलर का जो है वो दर्जा दे दिया गया। लेकिन जब कोई एक्टिंग वाइस चांसलर होता है जिसके पास एडिशनल चार्ज होता है, वो कुछ काफ़ी महदूद होता है, वो कुछ फैसले नहीं कर पाते। अब फ़र्ज़ करें किसी चेयरमैन की तैनाती है या फिर किसी डीन की तैनाती है, यूनिवर्सिटीज़ के कुछ अप्रूवल्स हैं, हर चीज़ का जो इख्तियार है वो कायम मकाम जो वाइस चांसलर होता है, एक्टिंग वाइस चांसलर होता है, उसके पास नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है कि एक परमानेंट वाइस चांसलर होना चाहिए। अब ये कहानी सिर्फ BZU की नहीं है कि BZU में वाइस चांसलर नहीं है, ये कई यूनिवर्सिटीज़ की कहानी है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम शो में डिस्कस किया था कि 40% कॉलेजेस पंजाब में ऐसे हैं जिनके प्रिंसिपल्स नहीं हैं, जिनके इंचार्ज प्रिंसिपल्स हैं। अब उसकी वजह से मामला जो है मुतासिर हो रहे हैं। अब यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि वाइस चांसलर नहीं है तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। नहीं, पढ़ाई चलती रहती है, वो टीचर्स ने पढ़ाना है, टीचर्स आ रहे हैं, फैकल्टी आ रही है, पढ़ाई चल रही है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट मैटर्स भी होते हैं जिनको देखना पड़ता है। वाइस चांसलर परमानेंट नहीं होगा, उसके जितने भी नीचे से लोग अपने इश्यूज़ लेके आ रहे हैं अपने चांसलर के पास, वाइस चांसलर के पास, सर इनको एड्रेस करें, वो कई इश्यूज़ ऐसे आ जाते हैं जो उसके दायरा कार में नहीं आते, तो वो वहीं फाइलों में पड़े रहते हैं। अब उसका फिर असर स्टूडेंट्स पर पड़ता है। किसी को स्कॉलरशिप चाहिए, किसी ने बाहर जाना है, किसी की डिग्री का इशू रुका हुआ है, किसी फैकल्टी, इवन के नॉट स्टूडेंट्स, स्टाफ के भी इश्यूज़ होते हैं।
स्टाफ में समटाइम्स कोई बाहर स्टडी करने जा रहा है, या किसी की प्रमोशन के इश्यूज़ हैं, या किसी की रिटायरमेंट के कुछ इश्यूज़ हैं, पेंशन के इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी रहती हैं फाइल्स में। तो परमानेंट वीसी इसके लिए भी ज़रूरी है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान BZU को क्या हुआ है परमानेंट वीसी ना होने की वजह से? इस दफ़ा BZU के एडमिशन्स, ना सिर्फ इस दफ़ा, पिछले साल भी यही हुआ है, एडमिशन्स बुरी तरह फ्लॉप हुए। इस चीज़ को हम तकरीबन हर शो में डिस्कस करते हैं कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी दाखिले की शरह में बहुत पीछे रह गई है। उसकी एक वजह ये है कि ये एडवर्टीज़मेंट भी नहीं कर पाते, ये उस तरह से सहूलियात नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि जो हमारे सरबराह हैं यूनिवर्सिटी के, वो तो कोई बरतरफ हुआ पड़ा है, किसी की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, और किसी के अभी जो तैनाती के नोटिफिकेशन है वो भी रुके हुए हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत पंजाब ने और हमारे महकमा एजुकेशन ने ये चीज़ें देखनी हैं, लेकिन वो पेंडिंग इसलिए पड़ी हैं क्योंकि मुल्क की सियासी सूरत हाल वैसी नहीं है। जब तक कोई केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो तो वाइस चांसलर तैनात कर नहीं सकती। परमानेंट गवर्नमेंट आएगी। अब शहबाज शरीफ जब थे तो उन्होंने कहा था कि हम करते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, केयर टेकर सेटअप आ गया, अब वो चीज़ें फिर पेंडिंग हो गई हैं। अब एक उम्मीद नज़र आई है कि इलेक्शंस होंगे, एक परमानेंट गवर्नमेंट आएगी और वो जितने भी मामलात यूनिवर्सिटीज़ के रुके हुए हैं वो चलना शुरू होंगे। लेकिन फिर से एक नाउमीदी आ जाती है, मायूसी आ जाती है कि हर दफ़ा इलेक्शन की तारीख दी जाती है लेकिन इलेक्शंस नहीं होते। तो जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते, परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बैठ जाती, तब तक वाइस चांसलर जो है वो यूनिवर्सिटी के तैनात नहीं हो सकेंगे। अच्छा, अभी तो ट्रांसफ़र और आगे भी हम बात करें प्रमोशन के सिलसिले, वो भी अभी रुके हुए हैं। जब तक जो है हुकूमत नहीं आ जाती तब तक कोई भी चीज़ जो है वो हमारी जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, महानूर से जानते हैं। महानूर, आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे, सोशल मीडिया पर कैसे आना हुआ, किस तरह ज्वाइन किया, किस तरह का कंटेंट जो है वो यूज़ कर रही हैं? जर्नी तो मेरी साल पहले स्टार्ट हुई थी, लेकिन तब मेरा कंटेंट चेंज था। जब मैंने वो कंटेंट स्टार्ट किया तो मुझे फ़ील हुआ कि ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। वो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी तबीयत के मुताबिक ना हो, तो आप उसमें सुकून फील नहीं कर सकते या फिर आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते। अच्छा, वो फिर बेहतर तरीके से होते भी नहीं है। फिर मुझे चीज़ें काफ़ी तंग करती थी कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़, क्योंकि वो मिजाज नहीं था, लेकिन बस वो एक बेसिकली पर्पस यही था कि जाना इसी कंटेंट पे है। लेकिन चूंकि माइंड ये सेट था कि हमारी जो ऑडियंस है वो एंटरटेनमेंट को ज़्यादा पसंद करती है। ऐसी है चीज़ें वायरल जो होती हैं वो ज़्यादा सॉन्ग्स और डांस और ETC, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कम वायरल होती हैं या फिर इसको लोग कम देखते हैं। तो ये माइंड सेट बना हुआ था। और इसका जो सबसे बुरा असर ये है कि हमारे पास गाइडलाइंस नहीं होती हमारी यूज़ के पास कि आपका अगर ये टास्क है या आपका पर्पस ये है तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जिनके पास गाइडलाइन नहीं होती तो वो इसी तरह से डिफरेंट ट्रैक से होते हुए बिलाखिर अपने ट्रैक पे जाके पहुंचते हैं। तो स्टार्ट हमने वहाँ से लिया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने गैप ले लिया क्योंकि वो मिजाज नहीं था, तो फिर उसमें मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने बिल्कुल इसको ना स्टॉप कर दिया। अच्छा। तकरीबन 1 साल या 1.5 साल के लिए मैंने इसको स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने 2023 में डिसाइड किया कि अब इसको स्टार्ट करना है। जितना भी टाइम लगेगा या जितना भी इसको ग्रो होने में टाइम लगेगा तो कोई इशू नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं जॉब कर रही थी और मुझे एज सच कोई टेंशन नहीं थी कि जल्दी से ये चीज़ें ग्रो कर जाएं और मैं वायरल हो जाऊँ या बहुत ज़्यादा फेम का तो शौक था ही नहीं। बस ये था कि चीज़ें इस तरह से हों कि कुछ सीख सके हमारी जो यूथ है। मैं डिबेटर थी लेवल 3 से। फिर उसके बाद मैं हर सेशन में डिबेट करती थी तो वो मुझे गिफ्ट्स मिला करती थी, बुक्स। अच्छा। तो जब मैं वो रीड करती थी तो वहाँ से मेरी आदत बन गई कि ना बुक रीडिंग करनी है। तो मेरी बुक रीडिंग इतनी अच्छी हो गई कि मुझे फिर लोगों को सुनना भी बड़ा अच्छा लग गया। तो जब मैं लोगों को सुनती थी तो मैं देखती थी कि लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इंसानी मिजाज को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। तो जब मैं वो पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि मुश्किल काम भी है, इंसानी मिजाज है उसको समझना। उसको अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आता। मैं गुस्सा बहुत कम करती हूँ। आपको गुस्सा नहीं आता या आपके झगड़े नहीं होते? तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप मिजाज समझ जाते हैं ना तो फिर आपकी शिकवे शिकायत कम हो जाती है, फिर आपको गुस्सा भी कम आने लग जाता है। तो चीज़ें मैं जब भी मुझे कोई भी टेंशन हो या कुछ भी होता था मैं लिखना शुरू कर देती थी और मेरे जितना भी एग्रेशन होती थी वो मेरी लिखने के थ्रू निकल जाती थी। तो इसी तरह मैंने एक दिन सोचा कि इसको स्टार्ट ले लेते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने एक वीडियो बना दी
5 वीडियोस बनाई, उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा गैप ले लिया, फिर दोबारा मैंने एक वीडियो बनाई और जब मैं सुबह उठी तो वो वायरल हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का इतना शुक्र है। मैं ये सोच रही थी कि ये चीज़ें बहुत देर से वायरल होती हैं या ऑडियंस नहीं देखती, लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारी ऑडियंस को अच्छा चाहिए। हाँ, आप उसको जैसा दिखाएंगे वो वैसा ही देखेगी और उनको अच्छा चाहिए। इससे ये साबित हुआ, क्योंकि बहुत से लोग 1.5 साल 2 साल 2.5 साल काम करते हैं, उसके बाद जाके लोग उनको पहचानते हैं। और मेरी लक ये थी कि मैंने सिर्फ 1 महीने में अपनी चीजें ग्रो कर ली। और अच्छा, ये वाकई हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मसला है। वैसे ही आर्ट को इतना पसंद भी किया तो जाता है, लेकिन उसकी कदरों कीमत जो है ना वो नहीं जानी जाती। अच्छा, फिर ये होता है कि हम लोगों के यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स भी होते हैं, कुछ अच्छे एक्टर्स होते हैं, कुछ होस्टिंग बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ों की अच्छा प्लेटफॉर्म या आपकी लक्ष्य शायद काम नहीं करती, तो वो आप बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। कुछ लोग मायूस होकर छोड़ जाते हैं, कुछ लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं कि अच्छा यार किसी मुकाम पर तो आकर हमें शायद कुछ मिल जाए। अच्छा, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग जो अब अच्छे खासे बुजुर्ग हो जाते हैं, तब जाके उनको लाइफ में कोई मुकाम मिलता है या उनको लोग पहचान, अच्छा यार ये भी था। तो ये चीजें हैं, लक भी बड़ा काउंट करती है और अच्छा कंटेंट भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको लाजमी पहुंचाता है। तो इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन। जैसे कि मौसम के हवाले से अब बात कर रहे थे, तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर गुज़िश्ता कई दिनों से स्मोक की लपेट में दिखाई दे रहा है और आज भी मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, मुल्तान शहर की फिजा बदतरीन हद तक आलूदा है। हर जानिब स्मोक ही स्मोक का राज है और स्मोक के बाइस ही हर चीज़ धुंधला भी गई है, जिसकी वजह से हद निगाह भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत शहर और गिरदोनवा का 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब मौसम की तब्दीली के साथ ही कदरे बेहतर है, जो कि आज भी 85% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान शहर का बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा है। तिबी माहिरीन की जानिब से बार बार शहरियों को एक ही हिदायत जारी की जा रही है कि शहरी अपना ख्याल खुद रखें, चूँकि इस मौसम में जहाँ एक जानी बीमार शख्स तो इससे इफेक्ट होता ही होता है, लेकिन हेल्दी पर्सन भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। चूँकि जूँ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स और फिजा इर्द गिर्द की काफ़ी ज़्यादा बदतरीन होती है, तो सबसे पहले जिस चीज़ से इफेक्ट होता है तो वो इंसान नाक की बीमारियाँ हैं, सांस की बीमारियाँ हैं, गला ख़राब है, खांसी, तो ये आजकल की रूटीन में ये तमाम तर बीमारियां जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आम हुई हुई हैं। तो शहरियों को एक ही बार बार तिबी माहिरीन की जानिब से हिदायत जारी की जा रही है कि शहरी अपना ख्याल खुद रखें, स्पेशली उधेड़ उम्र के लोग जो हैं और जो सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं, वो उनके लिए तो ये मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जा रहा है और बच्चों के लिए भी कहा जा रहा है कि बच्चे भी अपना ख्याल खुद रखें। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान शहर का आज 454 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और फिर एक मरतबा शहरियों के लिए हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरी अपना ख्याल खुद रखें, अपने चेहरे को, अपने नाक को, अपनी आंखों को ज़रूर ढांप कर रखें, चूँकि स्टार्टिंग में बिल्कुल माइनर सी बीमारी होती है और उसके बाद ये चल कर आगे सांस की बीमारियों में मज़ीद मुब्तला कर दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा, अभी हम सोशल मीडिया की जिस तरह बात कर रहे थे मानू, एक तो लक, और सेकेंडली आप क्या समझती हैं कि वैसे कौन सा टाइम एक बेस्ट होता है ना, जैसे कोई भी अपने वीडियो अपने अपलोड करनी है, कुछ भी इस तरीके से, क्या वैसे अच्छा कुछ चीजें होती हैं ऐसे लोग बहुत सोचते हैं यार, अच्छा कौन सा टाइम होता है, कब लोग देख रहे होते हैं, कब लोग जो लोगों के ज्यादा व्यूज आ सकते हैं? ऐसे ही है, इसकी दो वजूहात हैं। पहली तो ये, अच्छा ये लोगों ने ऐसे मिथ भी क्रिएट की हुई है कि आप 3 बजे अपलोड करें, सुबह 8 बजे अपलोड करें, फिर जाके आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, वायरल हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, जो मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी वो मैंने रात को अपलोड की थी। अच्छा, काम रात
की वीडियो? मोस्टली मैं 11 बजे अपलोड करती थी। अच्छा। लेकिन वो वाली मैंने रात को की थी, और वो भी इस तरह तरीके से कि मैंने ना काफी दिन से वीडियो अपलोड नहीं की थी। जब मैंने वो वीडियो बनाई तो मैंने कहा कि रात का टाइम था, मैंने उसी वक्त ही वो एडिट जो भी चीजें करके मैंने कहा अब इसको अपलोड कर ही देती हूँ, छोड़। हाँ। मैंने उसको ऐसे ही अपलोड कर दी। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा, अच्छा बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से हो जाएगा। हाँ। मैं ऑफिस जा रही थी और मैं रास्ते में थी, मैंने अकाउंट जैसे ओपन किया तो मैंने देखा, मैं शॉक हो गई है। हाँ, ये कहाँ से आ गए? तो फिर मुझे फील हुआ कि यार ये तो वीडियो वायरल हो गई है। हाँ। तो मैं इस चीज में बिल्कुल भी नहीं कहती कि आपकी टाइमिंग्स हैं तो आप इस टाइम पे अपलोड करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास कंटेंट है और आपने अगर वायरल होना है तो आप किसी भी तरीके से हो जाएंगे, किसी भी टाइम हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन ये है कि जब आपका अकाउंट ग्रो करने लग जाता है, आप टिकटॉक पे हैं या फिर आप यूट्यूब पे हैं, तो आपका जो टिकटॉक है या यूट्यूब है तो वो आपको खुद ही बता देता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम होती है। वो आपके वायरल होने के बाद होती है कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपका ये कंटेंट देख रही है, तो वो किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव है, तो वो आप अपने एनालिटिक में जाके देखेंगे तो वो आपको खुद ही दिखा देगा। उसके बाद आप अपना टाइम बना लें कि इस टाइम मेरी ऑडियंस आ रही है तो मुझे इस टाइम अपनी जो वीडियो है वो अपलोड करनी है। अगर मैं रिसेंटली देखूं तो मैंने 11 बजे अपलोड किया और वो भी मैंने तकरीबन 3-4 हफ्ते बाद अपलोड किया है, तो उसके ऐसे व्यूज नहीं थे, मतलब जो मेरे प्रीवियस वीडियोस पे आ रहे थे। लेकिन मैंने कल अपलोड परसों किया या कल किया, वो मैंने रात में किया और सुबह देखा तो वो फिर माशाल्लाह रात का टाइम है ना। लेकिन कुछ मेरी 1-2 वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने 11 बजे अपलोड की थी, उसपे भी मिलियन व्यूज हैं। अच्छा, तो ये मैटर नहीं करता। बात ये है रात को कुछ लोग इजी हो जाते हैं, जैसे आपने डे में है कि लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, उसके बाद आप जैसे शाम में जब घर जाते हैं थोड़ा आपका जो एक टाइम होता है कि आपने थोड़ा मसरूफियत से हटके, तो उसमें लोग ये होता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा है हमारे, तो वैसे सारा दिन में आप बहुत कम उसको यूज कर पाते हैं। हाँ, जो वेले लोग होते हैं ना वो सारा दिन यूज करते रहते हैं। अच्छा, आपकी जो वीडियो वायरल हुई उसमें क्या कंटेंट था? मेरा कंटेंट बेसिकली मिजाज पे था। अच्छा, मिजाज पे था। एक इंसान का मिजाज के वो जब ब्रोकन हमारे हाँ, ब्रोकन ज्यादा है ना। हाँ, तो ये ज्यादा हिट करता है। तो वो उस पे भी था कि आपका जब आप अंदर से खाली होते हैं तो आपका मिजाज किस तरह से होता है और आप रिएक्ट कैसे कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो वो इस लिहाज से था तो लोगों को क्लिक कर गया। उसके बाद कुछ चीज़ें थी जो सजेशन के हवाले से थी कि अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो वो भी लोगों को बहुत क्लिक की, क्योंकि अब एक सिचुएशन में बंदा है उसको सोल्यूशन भी तो चाहिए ना। हाँ। अगर हम उसको बताते रहें कि आप इस सिचुएशन में वो तो ज्यादा अपने ऊपर चीजें हावी कर लेगा कि वाकई में मैं इसी सिचुएशन में हूँ। हाँ। और वो ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, ज्यादा असर करती है ना। थोड़ा सा यार मेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर है, और फिर वो ज्यादा फील करता है कि मैं वाकई में इस तरीके से हूँ और वो डिप्रेस हो जाता है। तो उसको सोल्यूशन भी तो देना होता है। कुछ चीजें सोल्यूशन में होती हैं, कुछ मिजाज पे होती हैं, और चीजें बहुत सुकून दे जाती हैं। अगर हमारी मिजाज के सामने वाली चीज हो तो शायद उनको सुकून मिल जाता है और फिर चीजें वो उसमें आ जाती हैं। अच्छा, ये क्योंकि हमारे यहाँ जैसे शायरी आजकल हम देखते हैं ना तो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो उसमें चाहे आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं या आपको इश्क है उस पे आप गए, या अगर आप ब्रोकर है तो उससे लिहाज से, तो वो हमारे यहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा लोगों की जब नुमाइंदगी की जाती है ना वो आपका कंटेंट निखर जाते हैं, वायरल करते हैं। अब मेरी जो वीडियो वायरल हुई जिसको 2 मिलियन चले गए, वो बेसिकली उन लोगों की नुमाइंदगी की गई थी जो सारा दिन काम करते हैं और घरों से दूर हैं। हालांकि जरा काम नहीं ज्यादा वीडियो जब वायरल हुई उस पे लोगों ने कमेंट्स में इतने लंबे लंबे दुख बयान कर रखे थे। बेसिकली जब आप किसी के मिजाज की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं वो उसको खुद पे लेते हैं, जिससे इन्होंने कहा आपने भी कहा, तो इसलिए फिर वो उस कंटेंट को पूरा देखते हैं, वो कंटेंट फिर एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए वायरल हो जाता है। तो कितने वायरल हुए हो? मैं तो वायरल हुआ 2 मिलियन 20 लाख लोगों ने देखा। नहीं, फॉलोअर्स कितने बड़े? फॉलोअर्स मेरे उस वीडियो ने मुझे 4000 फॉलोअर दिए हैं। क्या बात है, मतलब फायदा हुआ है। कहाँ हम जोर लगा रहे थे, हमें कोई दिन में कोई 10-15 फॉलोअर मिलते थे, कहाँ उसने वीडियो, जिस तरह इन्होंने कहा ना, क्योंकि हम सारा दिन काम करते हैं, हमारे पास शाम का टाइम होता है सोशल मीडिया के लिए। मैं भी जितनी वीडियोस अपलोड करता हूँ शाम में ही करता हूँ। सही, मैं शाम को 11-12 बजे अपलोड करके सो रहा हूँ, सुबह उठाऊँ तो 8 लाख लोग 11-12 बजे वाला टाइम मुझे लगता है मैं भी रात को कोई 11-12 बजे वीडियो अपलोड करूँ तो फिर कोई वायरल हो ही जाएगी। सही है। अच्छा जी, मजीद भी जानते हैं, इसके साथ साथ BZU के हवाले से बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी में जो है वो गिलानी लॉ कॉलेज का भी, उसकी में भी इस्लाहात की गई हैं, कानून के डिप्लोमे भी जो है वो शुरू करने का फैसला किया गया, इस हवाले से बताइएगा। ये लॉ के जो डिप्लोमे हैं ये बहुत अच्छी खबर है।
ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी। अब देखें, कानून से आगाही होना बड़ा ज़रूरी है। हाँ। हम ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमारा वास्ता जो है वो अदालतों से या पुलिस स्टेशन से या मुख्तलिफ और इदारों में हमारा वास्ता कानून से पड़ता है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वकीलों की और कानून के माहिरीन की। अब ये बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया गया है कि कानून के डिप्लोमे शुरू करवाए जा रहे हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी गिलानी लॉ कॉलेज जो इस वक्त बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान में है, ये जनूबी पंजाब का सबसे तारीखी और बड़ा कॉलेज है, जिसमें LLM LLB के प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं और PhD के भी। और पहले तो ये परमानेंट चल रहे थे, अब इन्होंने ये नई एक जो सहूलत दी है डिप्लोमे, 1 साल का ये डिप्लोमा होगा, 2 सेमेस्टर्स होंगे इसमें। अब इसमें स्टूडेंट्स भी आ सकेंगे। अब स्टूडेंट्स के लिए भी क्राइटेरिया है, वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में एनरोल हैं या फिर कहीं ना कहीं वो MPhil या कहीं और फ्री और प्रोग्राम्स में एनरोल हैं, वो शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा इसका जो मेन टारगेट किया गया है वो किया गया हम जैसे पेशावर लोग जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें साथ में लॉ में एक्सपर्ट भी होना है। अब हम मीडिया से हैं, हमारा सारा दिन वास्ता पड़ता है मुख्तलिफ इदारों से, तो हमें उन इदारों के कवानीन से आगाही भी ज़रूरी है। कहीं भी हमें कानून बताना या पड़ जाता है, उसका सहारा लेना पड़ जाता है, तो वो लोग वीकेंड पर ये लॉ के डिप्लोमे में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें है क्या क्या, एक तो फैमिली लॉज, इस पर एक डिप्लोमा करवाया जा रहा है और ये कहा गया है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदालतों में फैमिली इशूज बहुत ज़्यादा आते हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल। और उसके साथ टैक्सेशन पर डिप्लोमा करवाया जाएगा, टैक्सेशन के जितने भी लॉज हैं उस हवाले से एक्सपर्ट बनाया जाएगा। और उसके साथ दीगर मीडिया के लोगों के लिए भी करवाया जा रहा है। फिर बिजनेस और कमर्शियल जो सेक्टर है उसके लिए भी डिप्लोमा करवाए जाएंगे। फिर उसके साथ बड़ी अहम चीज़ क्रिमिनोलॉजी में भी करवाया जाएगा। अब कोई बंदा जो जिसका वास्ता क्राइम के साथ पड़ रहा है, वो पुलिस वाला भी हो सकता है, वो कोई सोशियोलॉजी का भी हो सकता है, NGOs का भी हो सकता है, हम मीडिया वाले लोग भी हो सकते हैं, हमारा तो तकरीबन हर डिपार्टमेंट के साथ वास्ता पड़ता है। तो ये लोग चूँकि सारा दिन बिजी रहते हैं काम में, तो ये दिन भर तो रेगुलर क्लासेस तो ले नहीं सकते, लेकिन इन्हें कानून कभी सीखना है। अब कानून के लिए सिर्फ वो LLB और यही चीज़ें हैं, इसके अलावा तो या फिर आप किसी वकील के पास जाएं, वो आपको कानून बताएगा। लेकिन अगर आप किसी एक शोबे में माहिर होना चाहते हैं उसके कानून है, तो वो BZU में लॉ के डिप्लोमे शुरू करवाए जाएंगे, जो मैंने आपको टॉपिक्स अभी बताए हैं इन पर। सही, इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा ये बताएं अनूर, जिस तरह अभी हम देखें इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों का नाम ये है कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। अच्छा इंस्टाग्राम आपको पे नहीं करता, लेकिन ये है कि आपको आपकी वीडियोस वगैरह वायरल हो जाए तो आपको ब्रांड्स वगैरह जिस तरह अप्रोच करते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें फेसबुक पे, तो फेसबुक पे अब अर्निंग का एक सिलसिला जारी हो गया है। अभी क्या समझती हैं कि इस प्लेटफॉर्म को किस तरह दोनों को यूटिलाइज किया जा सकता है, इंस्टा को और फेसबुक को? हाँ, चूँकि फेसबुक आपको पे करता है तो ऑब्वियस बात है आपको वहाँ पे वर्किंग ज़्यादा करनी चाहिए। आप इतनी एफर्ट्स कर रही हैं तो आप उसका रिवॉर्ड जब लेते हैं तो आप में अल्टीमेटली एक आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है कि मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करूँ। समटाइम ऐसे होता है, हमारी इंसानी मिजाज भी यही है कि हमें जो चीज़ पे कर रही होती है ना, उसमें हम अपनी एफर्ट ज़्यादा पुट कर रहे होते हैं। अब कुछ वो लोग भी होते हैं जो एज अ शौक या सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता, तो वो जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज करें तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। अभी तो हर बंदा जो है वो तमाम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है ना, हर जगह है, हर जगह अच्छा, फिर सेम कंटेंट के साथ है, तो ये किस तरह रहता है कि अगर आपने सेम कंटेंट के साथ तमाम प्लेटफॉर्म पे रहना है? तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टा के यूजर हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टिकटॉक के यूजर हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फेसबुक के यूजर हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा है तो वो तीनों प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, तीनों को देख रहा है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तीनों चीजों को देख रहे हैं। ज्यादातर लोग, हर बंदे की एक एप्लीकेशन फेवरेट होती है। किसी की इंस्टा फेवरेट है तो वो कहेगा टिकटॉक फजूल है, और किसी की टिकटॉक फेवरेट है तो वो कहेगा फेसबुक फजूल है। अब मैं चूंकि सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन मैंने फेसबुक कभी यूज नहीं की। अच्छा, अब मुझे हाँ जी, मुझे अब लोग कहते हैं कि आप फेसबुक पे जाएं, वहाँ पे अपना वहाँ पे भी पेज बनाएं, कुछ ऑडियंस आपकी वहाँ से आएगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टिकटॉक यूज नहीं कर रहे होते, तो वो आपको फेसबुक से देख लेंगे। तो अब आप फेसबुक पे अगर देखें तो मेरी
मेरी मुश्किल से कोई 20 वीडियो होगी, वो भी मैं लोगों के कहने पे उसको अपलोड कर देती हूँ, वरना मुझे फेसबुक से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। तो जब हम खुद लोग ऐसे हैं कि हम एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और दूसरी हम यूज नहीं कर रही, मेरा इंस्टा का यूज बहुत कम है। अच्छा। बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए कहते हैं कि आप टिकटॉक पे हैं और यूट्यूब यूट्यूब। हाँ जी, तो इसलिए कहते हैं कि आप सेम कंटेंट जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे यूज करें। आप कहीं से भी क्लिक कर जाएंगे और क्लिक आप एक से ही करते हैं। हाँ, कभी ये आप तो है। इंस्टा से कर जाते हैं, इसीलिए वो कहते हैं तमाम जगहों पे ना फैल जाए। सही है, कहीं तो क्लिक हो जाएगा। जहाँ से आप क्लिक कर जाएंगे तो आपका जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो खुद ब खुद ही ग्रो कर जाएगा। अब मैं टिकटॉक से हुई तो इंस्टा और बाकी चीजें खुद ब खुद ही ग्रो कर रही हैं। हाँ, एक जगह वायरल हुआ फिर बाकी जगहों से सर्च करते हैं। अच्छा, ये होता है कि जिस तरह अभी टिकटॉक पे आपने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है या अपने यूट्यूब का दिया हुआ है, तो लोग आपको फौरन अच्छा देखने के लिए कि जाहिर सी बात है आपकी प्रोफाइल तो उसमें मजीद शो नहीं हो रही होती कि एक्चुअली ये लोग कौन है, क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज हैं, तो आपको इंस्टाग्राम पे जाके फौरन अच्छा यार ये ठीक है, अब मिल गया। ऐसे ही है, और मेरा कंटेंट ऐसा है कि लोगों के पास क्वेश्चन बहुत होते हैं, ऐसे वहाँ पे वो मुझसे क्वेश्चन नहीं करते। अभी सुबह मुझे एक ईमेल आई थी जो मैंने रास्ते में यहाँ आते हुए रिसीव किया है कि आपकी वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप प्लीज डेली डाला करें, क्योंकि मैं 2-3 हफ्तों से नहीं डाल रही थी। फिर मैं गैप भी ले लेती हूँ, तो अब कुछ लोग सेशन के हवाले से बहुत कहते हैं कि हमें सेशन, और ऐसा नहीं है कि वो फ्री वाले लोग हैं, अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियरिंग है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बच्चा, उसने A लेवल्स किया हुआ था, उसके बावजूद वो कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, मुझे सेशन चाहिए। तो मैं हैरान थी कि ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि फ्री बंदा है, फ्री रह रहा है तो उसको डिप्रेशन हो गया है, वो काम कर लिए तो उसका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अच्छे प्रोफेशनल लोगों को भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें भी ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। आज के दौर में तो आप कह ही नहीं सकते ना कि किसी भी इंसान को जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं है। अच्छा, हम डिप्रेशन, एंजाइटी, इन तमाम चीजों को कुछ लोग पैशन के तौर पर लेते हैं, बट ये नहीं है, बीमारी है, ये प्रॉपर लोग इससे सफर कर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी का, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। जो प्रोफेशनल लोग हैं, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इनको अब ज्यादा डिप्रेशन है। ऐसे ही है, प्रोफेशनल में आपको इतनी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं आज के दौर में, इतना आपका क्रिटिसिज्म आ गया है, इतना जेलस फैक्टर आ गया है कि वो लोग ज्यादा परेशान हैं, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे कि हमें एक्चुअल में किस तरीके से रहना है। डबल फेस क्यों हो गए हैं लोग हम? इसलिए हो गए, एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, एक हमारी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में वो बंदा बिल्कुल चेंज है और प्रोफेशनल लाइफ में वो बिल्कुल चेंज है, क्योंकि उसे लोग चेंज कर देते हैं, वो बजाते खुद नहीं होता, उसको लोग मजबूर करते हैं। ये मुतासिर तो करते हैं। ऐसे ही है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। फहीम है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? एडवोकेट फहीम मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मानूर फयाज की मैं बात सुन रहा था और साथ आपके जो रिपोर्टर हैं वो भी बैठे थे। तो आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो उसके हवाले से भी आज आपका टॉपिक काफ़ी अच्छा है। हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया खुद एक डिप्रेशन बन चुका है। मतलब वहाँ पर आप अब अपने आप को सेफ नहीं समझते, नफ्सियाती मसाइल भी बढ़ चुके हैं। जो फेमस लोग हैं उनको जो है वो लोग काफ़ी जिज करते हैं, वहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं। तो जिस तरह मानूर हैं वो भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में करते हैं, लोग इनके कंटेंट देखते हैं। तो कितना ज़रूरी है, क्या अवेयरनेस की हमें ज़रूरत है लोगों को? क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी सारे केस आते हैं साइबर क्राइम के हवाले से, तो कुछ लोग उनको फ्रॉड के तहत जो है वो उनसे रूट लेते हैं, कुछ इनबॉक्स में नंबर ले लेते हैं उनसे, तो बाद में जो है वो पछता रहते हैं कि हमारे पास इनकी तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं। तो लड़कियां आसान हदफ बन जाती हैं सोशल मीडिया पर, तो मानूर क्यों नहीं बनी? इसके जवाब भी मानूर देंगे। साथ में शकील जो है वो बैठे एजुकेशन के हवाले से कि हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर मेरिट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आम स्टूडेंट को अब दाखिला नहीं मिलता। 90+ जो है वहाँ पर जो है वो दाखिले होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें दाखिला नहीं मिलता। तो मेरिट को क्यों डिवाइड नहीं किया जा रहा, डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मानूर। सबसे पहले तो कंटेंट जो वो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। आपका जो कंटेंट है, लोग वो कहते हैं कि लड़की हिजाब में है तो लोग अपनी औकात में रहते हैं। ये हकीकत है। और हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये बहुत अच्छी भी है, ये हिजाब को या कंटेंट को या अच्छी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है। बिल्कुल। अब अगर कहीं दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं कि लड़की हदफ बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये नॉर्मल भी है। अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं है फिर भी लड़की बहुत जल्दी हदफ बन जाती है। वो तो ये आप देखें, लड़का लड़की का अगर रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, स्कूल लेवल पे इवन,
लड़का सबसे पहले धमकी क्या देता है? वो यही देगा कि मेरे पास आपकी पिक्चर्स है, आपने आप ठीक है आप कर लो जो करना है, मैं वो करूंगा। और ये हमारे केसेस हैं, हम एजुकेशन लाइफ से गुजर के आए हैं। लड़कियां क्यों डिप्रेस होती थी ज्यादा? इस वजह से वो डरती थी कि वो अगर गिव अप कर देंगी तो हमारी पिक्चर्स हैं उनके पास, वो हमें इस तरीके से कह रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे नहीं है तो हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत सी लाइफ इस वजह से बर्बाद हो रही हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पाकिस्तान में ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ना सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए भी कि अगर खवातीन के हवाले से किसी को कोई भी इशू है तो वो उसको, क्योंकि हम वो लोग हैं, हमारी कौम वो है जहाँ बहुत अच्छी भी है वहाँ बहुत बेवकूफ़ भी है। हम अगर कोई एक चीज किसी की देखेंगे तो हम उसकी पिछली 90 साल इवन 90 साल की भी उसकी जिंदगी की अच्छाइयाँ हैं तो वो उसकी 1% जो चीज होगी वो 90 साल पे भारी है। बिल्कुल ऐसे हम पिछली सारी उसकी, अब हमारे जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं आप उनके देख लें, अगर कोई एक चीज नेगेटिव उनके सामने आती है तो वो सारी पॉजिटिविटी उनकी खत्म हो जाती है। ऐसी है। हमारे सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह आप देख लें, दुनिया को चेंज करने वाले, उनकी बुक्स कितने लैंग्वेजेस में चेंज हो चुकी है, उसके बावजूद उनकी एक मिस्टेक सामने आई और वो मिस्टेक है भी कि नहीं, हम सब उनके अगेंस्ट हो गए हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि हम उन पे कर रहे होते हैं कि वो पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं, आपका जो डिपार्टमेंट है आप उसको चलाएं। हम जब चाहते ही नहीं है कि अच्छा बंदा पॉलिटिक्स में आए तो फिर हम कैसे ये कर सकते हैं? चाह रहे हैं वो फिर कैसे आएगा? अच्छे बंदे को तो हम जाने ही नहीं देते, उसको पहले ही हम रोक लेते हैं। तुम्हारा पॉलिटिक्स में क्या काम है? इसका मतलब पॉलिटिक्स सिर्फ चलाक लोगों के लिए। अच्छा चलाक और शातिर दिमाग रखते हो ना जो ऐसे ही है, मतलब जो बहुत तेज और बहुत चलाक है उन लोगों, हम जब खुद कंसीडर कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स उन लोगों के लिए अच्छे लोग नहीं जा सकते तो कैसे चेंज आएगा? एक हमने उस बच्चे एक हमने उनको बच्चा कहने की इतनी आदत है, एक हमने पहले उनको इतना ज्यादा डीमोटिवेट कर दिया और उसके बावजूद हम इस बात को लेकर परेशान है कि हमारा सियासी निज़ाम ठीक नहीं हो रहा, तो हो भी नहीं सकता। अब सेकंड बात यह है कि लड़कियां हदफ का शिकार हो जाती हैं और मैं क्यों नहीं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे और सब लड़कियों को ऐसे ही रखे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ मैं आपको बताऊं फीमेल का अपना भी कसूर होता है। ये हकीकत है, हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते ना, कहीं ना कहीं इंसान की अपनी कुछ खामियां होती हैं। सोशल मीडिया यूज करने से पहले जब मुझे भी इस फील्ड में आने का शौक हुआ तो डिफरेंट लोगों से कांटेक्ट हुआ, डिफरेंट प्रोड्यूसर से, और डिफरेंट जो उन्होंने डिमांड्स की, आई कांट बिलीव के पाकिस्तान में ऐसे हो सकता है। मुझे ऐसा लगता था मैंने दुनिया ही अब देखी है और ये पाकिस्तान में हो रहा है। और फिर जब मैंने उन्हें इनकार किया या मैं उनसे उनकी डिमांड नहीं फुलफिल करती थी तो वो मुझे दूसरी बच्चियों की चीजें दिखाते थे कि ये देखें ये भी ऐसे कर रही है, ये भी ऐसे कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर रही? तो ये तो मस्ट है, ये होगा तो फिर ये होगा, अदरवाइज आप इनकार ही समझें। तो वो बच्चियां अपने आप को अपनी फेमस होने के लिए या फिर अब हमें नहीं पता उनके पीछे क्या मजबूरी है, ये जो भी है, तो दोनों तरफ से ये चीजें चल रही होती हैं। अगर आप स्ट्रांग रहते हैं, मैंने 2 साल पेशेंस रखा, मैंने ये चीज तय कर ली थी कि जाऊंगी तो इज्जत से जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। ये बड़ा जो मर्जी हो जाए, हाँ आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी डिमांड रख लें या जो कुछ मर्जी कह लें, मैं नहीं करूंगी, जो मर्जी हो जाए। तो मुझे लगता है मुझे अल्लाह ताला ने मेरे पेशेंस का रिवार्ड दिया है। अच्छा अल्लाह देता है, आपका ईमान है। मैं समटाइम खुद मेरी बड़ी स्ट्रगल है। आप मतलब आप जब मीडिया ज्वाइन करते हैं, आप पता है कि जनूबी पंजाब एक यूँ समझ लें बहुत ज्यादा इसको बैकवर्ड समझा जाता था, फिर यहाँ से मीडिया में एक लड़की का आना और फिर काम करना, फिर आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, सबसे पहले रिलेटिव्स होते हैं आपके हमसाए, आपका वो तमाम चीजें इतना फेस करने के बाद और आपका खुद का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है कि आपका ईमान अगर स्ट्रांग होना तो आप कर लेते हो। अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं मुकाम जरूर देता है। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप गलत चीजों को छोड़कर आप अच्छी चीजों के साथ देते हैं और आप पॉजिटिव रहते हैं तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपको मुकाम दे देता है और बेहतरीन देता है। ऐसे ही है, तो आपकी फील्ड जो भी है ना, मेरा मानना ये है कि आप अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखें। आप अंदर से जो है ना वो उसने खुद ही फरमा दिया कि मैं नियतों पे जाता हूँ, नियतें देखता है। ये लोग जो होते हैं जो जाहिर देखते हैं, आप अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखें, वो आपको हर फील्ड में सेफ रखेगा। और दूसरा ये हमारा बहुत बड़ा इशू है, हम इससे हट नहीं सकते। आने वाला वक्त कैसा है हम ये भी नहीं जान सकते, आने वाला वक्त कभी किसी के लिए कुछ भी ला सकता है। तो हमारे जो पाकिस्तान है उसमें ये जो लॉज हैं, हमारा सबसे बड़ा
ऐसे कह लें जो हमारी सोसाइटी की तबाही की वजह है वो यही है कि लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। हाँ। तो हमारे अगर ये हो जाए तो हमारा पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये जरूर होना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे, गपशप होती रहेगी। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है हम आज तो हमारे मानूर के साथ इतनी डिटेल से बात हो रही है ना, शकील को आज हमने चुप करा दिया है। अच्छा शकील, ये बताएंगे नादरा में जो है वो जाली दस्तावेजात जो हैं उसके हवाले से बताइएगा। शनाख्ती कार्ड के खात्मे के लिए जो मुतहरिक हो गई है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? बिल्कुल, नादरा हमेशा ही पाकिस्तान का बड़ा एक अहम इदारा है और हमारा आए दिन किसी न किसी का वास्ता पड़ता ही रहता है नादरा से। बेसिकली नादरा हमारी शनाख्त पर काम करता है। हमारे शनाख्त के हवाले से आईडी कार्ड्स हैं, हमारे डोमिसाइल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जितना कुछ भी है। मतलब अगर आप पैदा हो गए हैं तो आपको सबसे पहले नादरा ही रजिस्टर करवाना है। लेकिन अब एक पिछले दिनों इशू चल रहा था, आप भी देख रहे होंगे कि अफगानियों को यहाँ से दूसरे मुल्कों में भेजा जा रहा है। अब इसमें नादरा का बड़ा अहम किरदार है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि कितने अफगानी रजिस्टर्ड हैं या कितने लोग वो हैं जो नादरा से जाली तौर पर रजिस्टर हुए हुए हैं। अब पिछले ही दिनों में नादरा ने 1800 ऐसे शनाख्ती कार्ड की शनाख्त की है जो जाली तौर पर बने हुए थे या फिर जिन पर शक था कि ये पाकिस्तान के नहीं हैं, ये बाहर के लोग यहाँ पर आकर जो और एक्टिविटीज़ जो पाकिस्तान में उनकी नहीं है वो इस आईडी कार्ड का सहारा लेकर पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो 1800 के करीब अब अंदाज़ा लगाएं जिन्होंने आईडी कार्ड ख़त्म कर दिए। और दूसरी बात फिर इसके साथ लोग जो हैं, सवाल उठता है ये जाली बन कैसे जाती हैं ये चीज़ें। इस हवाले से नादरा जो है वो 2 कार्रवाइयाँ कर रहा है। पहली कार्रवाई ये है कि जो लोग जाली दस्तावेजात डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं नादरा से, पहले तो उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। उसके साथ दूसरी कार्रवाई ये है कि अगर नादरा से कुछ जाली बन के जा रहा है तो कहीं ना कहीं से नादरा हुकाम की भी तो नाअहली इसमें शामिल है ना, कि उनसे एक बंदा आकर कुछ जाली आईडी कार्ड बनवा के जा रहा है या किसी और की चीज़ें बनवा के जा रहा है, तो इस हवाले से नादरा को भी कटहरे में लाया जाता है। तो ये अपने महकमे पर भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ताकि ऐसी चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि जब आपका पर्सनल डाटा, आपके शहरियों का पर्सनल डाटा जो इस्तेमाल होने लग जाए, लोग एक दूसरे के कार्ड्स पर चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाएं, तो फिर तो बड़ी गैर महफूज सूरत हाल हो जाएगी। आपने देखा होगा अक्सर जब हमें फेक कॉल्स आती हैं, अक्सर जी पुलिस स्टेशन से हम कॉल कर रहे हैं, आपका ये इशू हो गया है या फिर आपका फलां फैमिली का ये इशू हो गया है, ये फेक कॉल्स होती हैं। जब हम उस कॉल को ट्रेस करते हैं ना तो पता चलता है कि वो सिम ही उसके नाम नहीं थी। जब हम उस बंदे को ट्रेस करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये फलां का आईडी कार्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, उसके आईडी कार्ड से ये चीज़ें बन गई हैं। तो यहाँ पे नादरा ने ना सिर्फ खुद इक़दाम किए हैं और वहीं पे शहरियों को भी कुछ आगाही दी है कि आप इस हवाले से एक्टिव हों। अब यहाँ पे शहरियों को किस आगाही की ज़रूरत है? एक तो नादरा ने SMS सर्विस मुतारफ़ करवाई है। आप नादरा की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ बार बार ये अपडेट दी जा रही होती है कि आप अपने ख़ानदान के तमाम मेंबर्स वेरीफाई करें कि आपके ख़ानदान में कोई बाहर का बंदा तो ऐड नहीं है। ये हो जाता है, ये अक्सर केसेस आए हैं। तो नादरा ने अभी SMS सर्विस मुतारफ़ करवाई जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं जो ऐड है नादरा में, क्या कोई बाहर का तो नहीं है। अब यहाँ पे फिर जो खूनी रिश्तेदार हैं, आपके बहन भाई, वालिद वालदा, ये जितने भी हैं, उनकी वेरिफिकेशन है वो नादरा में जाकर ही होती है, ठीक है। फिर उसके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आपके पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल कर लेते हैं लोग। अब उसके लिए नादरा ने क्या किया है, पहले ये होता था कि कोई भी डिपार्टमेंट, पुलिस है, कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वो कॉल करते हैं नादरा को कि हमें फ़लाँ बंदे का डाटा चाहिए, तो ईजी एक्सेस थी उनके पास। लेकिन अब नादरा ने एक ऐप मुतारिफ करवाई है, उसका नाम है इजाज़त आपकी। उस ऐप से जाके आप खुद का डाटा ले सकते हैं और अगर कोई गैर मुतल्लका बंदा आपके पर्सनल डाटे तक एक्सेस हासिल करना चाह रहा है तो आपने जो अपना फ़ोन नंबर दिया होगा नादरा को, उस पर आप मैसेज आ जाएगा कि फ़लाँ कोड आपके पास आएगा। वो कोड जब तक आप नहीं बताएंगे, कोई जो गैर मुतल्लका बंदा है वो आपके पर्सनल डाटे तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे शहरियों को एक तो इस हवाले से भी एक्टिव रहना चाहिए। हमें रोज़ाना की बुनियाद पर कई मैसेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है।
तो वो कंफर्म करें कि वो मैसेज आपको किस तरफ से आ रहा है। आपको पता है जैज़ कैश का बड़ा फ्रॉड हो रहा है। लोग अभी बहुत सारे आते हैं, जैसे बैंक की हम बात करें, बैंक के लिए आपको कितनी कॉल्स आती हैं या आपको मैसेज आ जाते हैं, अच्छा सेम नंबर से आ जाता है। हाँ समटाइम तो बंदा ये परेशान हो जाता है कि अच्छा यार ये असली है या नकली है कि क्या है, बंदा उसी में ही कंफ्यूज हो जाता है। एक तो ये तो है ना एक नेटवर्क का फ्रॉड, ठीक है। तो वो लोग दूसरों के आईडी कार्ड यूज कर रहे होते हैं, तो कभी भी अपना आईडी कार्ड गैर मुतलका बंदे को न दें जिस पर आपको यकीन ना हो। आईडी कार्ड की फोटो कॉपीज होती हैं, उस चीज़ को आप थोड़ा महफूज रखें। और फिर एक दफ़ा ज़रूर सबको कहेंगे, एक दफ़ा ज़रूर नादरा से अपनी वेरिफिकेशन करवाएं कि आपका आईडी कार्ड जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ आपका आईडी कार्ड का फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड का जो नंबर है, आइडेंटिटी नंबर है आपका, वो कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है। क्या आपके आईडी कार्ड पर लोगों ने सिम्स तो नहीं निकलवा रखी? लोग आपके आईडी कार्ड, ये तो पहले बहुत ज्यादा था ना, किसी का भी आईडी कार्ड यूज करके। ये अब भी हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फेक कॉल्स आती हैं, पुलिस ट्रेस करती है, वो पता चलता है वो आईडी कार्ड उस बंदे का है ही नहीं, वो किसी और का है। वो डकैती। अब पिछले दिनों ही मुल्तान में वाकया हुआ है, किसी और आईडी किसी और नंबर से कॉल्स आती हैं, एक बंदे से 1.5 लाख किसी के नाम पे ले लिया जाता है, ट्रेस किया जाता है, वो पता चलता है वो बंदा भोला भाला सीधा साधा है जिसका आईडी कार्ड इस्तेमाल हुआ है। तो इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है जहां नादरा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वहाँ शहरी भी अलर्ट रहें कि आपका आईडी कार्ड कहीं यूज़ ना हो पाए। जाहिर सी बात है क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई जो है वो आपका मिस यूज़ ना कर रहा हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे जानूंगी मानूर, क्योंकि हम जिस तरह नौजवानों को देखते हैं कि उनके जहनी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह हमारे मुल्क में अभी हम कहेंगे बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, उसको देखते हुए जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, वैसे क्या इस टाइम जो मेन चीज़ देख रही हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं जहनी, वो क्या है? लोगों के दो मसाइल हैं, एक रोजगार और दूसरा मोहब्बत। मोहब्बत में नाकामी हो या फिर कामयाबी, ये दो। अच्छा, अगर कामयाब हो जाते हैं फिर मसाइल ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे एक लाइन हिट भी तो हुई थी परिजात की, हाँ, कि मोहब्बत का मिलना ज्यादा खतरनाक है या ना मिलना। तो अगर वो मिल जाए, अगर आपके पास रोजगार है, हाँ, तो भी आप कुछ और बन जाते हैं, हम औकात से बाहर निकल जाते हैं। और अगर नहीं है तो भी आप खराब हो जाते हैं। अगर आपके पास मोहब्बत नहीं है फिर भी आप खराब हो जाते हैं। अगर आपके पास है तो फिर वो डिपेंड करता है कि पर्सन कैसा है। वैसे तो रोजगार के हवाले से भी डिपेंड करता है पर्सन कैसा है, लेकिन ज्यादातर हम इंसान हैं ऐसे कि जब हमारे पास चीज आ जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं रहती, चाहे वो रोजगार है या चाहे वो मोहब्बत है या जो भी है। लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक अब तक जितना मेरा लोगों से वास्ता पड़ा है, दो इश्यूज हैं सबसे ज्यादा। पहला तो उनका वो रोजगार, वो तो और इसका जो इसकी मेन वजह है कि हमारा जो यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारे पास जितना आसान हो गया ना लोगों को एक्सेस करना, तो मुझे लगता है हमारी जो तबाही की वजह है हमारी नौजवानों की, वो यही है। सही। अच्छा मानूर, बातें बहुत सारी थी, टाइम हमारे पास कम हो गया। वैसे आज टाइम का पता भी नहीं चला, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस करनी भी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम आपको दावत देंगे और उस पर भी बहुत सारी आपसे बातें भी शेयर करेंगे। शकील, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी राना साजिद शाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर हैं और उर्दू और हरियाणवी जो है ज़ुबान में शायरी करते हैं। उनके कुछ मजमूए जो हैं वो भी शाया हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राना मोइज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम शायरी भी सुनेंगे, साथ साथ मोइज के कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी सुनेंगे और साथ ही इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे। एक्टिंग का इन्हें शौक भी है तो वो भी जानेंगे कि किन किन मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल इनकी कितनी जारी है। और इसके साथ ही शायरी के हवाले से सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं ना, कैसे आगाज़ हुआ? क्योंकि शायद तो खैर वैसे गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये अल्लाह की तरफ से। बेसिकली मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। स्टूडेंट लाइफ से ही मैं अफसाने, कहानियाँ, ज़्यादातर शायरी की किताबें, और कहते हैं कि दोस्त जो होते हैं ना, फ्रेंड्स जो आपके होते हैं, हाँ, वो आपको हर अच्छे और बुरे काम के पीछे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे पढ़ने का शौक मेरे दोस्तों की वजह से हुआ था। अच्छा। उन्हें बहुत शौक था तो मुझे कहते थे कि यार आज फलां किताब लेके आनी है वो पढ़नी है, आज फलां किताब लेके आनी है वो पढ़नी है। तो बस पढ़ते रहे। तो एक दिन एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना कहने की कोशिश करते हैं। तो इकट्ठे बैठ के कहते थे,
मिसरे हो जाते थे, शेर हो जाते थे, ऐसे चलता रहा। अच्छा, जो आपकी हरियाणवी है वो आपकी मादरी जुबान जी, है? हरियाणवी मेरी मादरी जुबान है। ठीक है, तो उसमें शायरी करना कैसा लगा? क्योंकि बड़े कम लोग हरियाणवी हाँ जी, जुबान में बिल्कुल शायरी ऐसा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणवी चूँकि पाकिस्तान में करोड़ों नफूस बोलते हैं, करोड़ लोग समझते हैं, नो डाउट, लेकिन इसको अभी तक बतौर ज़ुबान हम सामने नहीं लेके आए अभी तक। उसमें बहुत से मसाइल हैं, कुछ कौमिस्ता के हैं, कुछ हमारे अपने हैं। आपने देखा होगा कि जो मादरी ज़ुबान होती है, माँ बोली जो होती है ना, वो अक्सर औकात आजकल ट्रेंड ये चल पड़ा है कि चाहे वो पंजाबी है, सराइकी है, हरियाणवी है, माँ बाप अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि नहीं उर्दू बोलनी है, नहीं इंग्लिश बोलनी है। तो इस तरह माँ बोली का जो एक एक्सेंट है, माँ बोली की जो एक खालिश चीज़ें हैं, वो कहीं दफन हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ एक उस्ताद हैं नौशाद कासिर साहब, वो मुल्तान के और भी हरियाणवी में काम करते हैं। तो उन्होंने बेसिकली उनका मेरा राब्ता हुआ हरियाणवी के हवाले से। तो मैंने उनको अपना कुछ जो मैंने कहा था उनके सामने पेश किया, तो उन्होंने बड़ा पसंद किया और फिर उन्होंने मुझे आगे चलने की कॉल की। सही। मजीद भी आपकी शायरी भी सुनेंगे, साथ साथ हम जो है मोइज से जानते हैं। मोइज, कैसा रहा ये सफ़र? एक्टिंग कैसे स्टार्ट की, फिर सिंगिंग भी? बेसिकली सिंगिंग तो मैं शुरू से ही कर रहा था। सिंगिंग का मुझे बचपन से एक नेचुरल वॉइस थी। तो एक्टिंग का मुझे बहुत मतलब कि शौक़ था, लेकिन कभी इतना ट्राई नहीं किया था आगे जाने के लिए। तो बस किसी ने पंप किया तो मैंने ट्राई किया एक्टिंग में आगे जाने का। तो बेसिकली मैंने अपनी एक प्रोफाइल रेडी की, मतलब कि उसमें पोर्टफोलियो अपना रेडी किया। तो वो मैंने मुख्तलिफ एजेंसीज़ में भेजा, मुख्तलिफ कोऑर्डिनेटर्स को। तो एक कोऑर्डिनेटर्स वगैरह तो थी हमारी, लेकिन एक इस्लामाबाद की कोऑर्डिनेटर थी। तो उनके पास एक आया, उन्होंने कहा कि ये सीन है संगे माँ में और नुमान इजाज की जवानी का रोल है, तो करोगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो वो वहाँ से फिर एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। वो मैं गया, फिर वहाँ से एक्सपीरियंस, वहाँ पे डायरेक्टर थे सैफी हसन साहब, बहुत नाइस, बहुत प्यार करते हैं। तो बस इस तरह फिर एक्टिंग का हमारा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैं कराची शिफ्ट हुआ। भाई ये होता है ना कि आप एक दफ़ा जब चीज़ स्टार्ट कर लेते हो तो फिर उसमें जब अगर आपको मज़ा आने लग जाए ना, तो फिर आप उसे और आगे करते हो। उसके बाद फिर ऐसा शौक़ चढ़ा कि फिर मैं कराची गया। कराची मैंने बहुत स्ट्रगल की वहाँ पे। तो बस ये था कि जाते थे, अपने प्रोफाइल जमा करवाते थे, तो ये सारा सीन होता था। लेकिन फिर मुझे हादसा में एक मिला, हादसा ड्रामा आया था। फिर उसके बाद वो पैमरा ने बैन कर दिया ड्रामा के इशू की वजह से। सही। तो फिर जब वो ड्रामा चला तो उसमें पैमरा ने कुछ सीन्स कट करवा दिए थे। तो उसमें फिर बस ये था कि कोई आया, कोई नहीं आया, कुछ सीन्स जो हैं वो, हाँ जी, कुछ सीन्स ये, कुछ सीन्स आए, कुछ सीन्स नहीं आए। तो ये वाला सीन चला था उसका। सही। तो कैसा मज़ा आया? कराची में तो जाहिर सी बात है एक बिग इंडस्ट्री है, हम उससे बात करें कि ड्रामाज के हवाले से भी, वैसे शोबिस को लेके। अच्छा, अगर फैशन की बात करें तो आपको लाहौर में फैशन, आपको तमाम चीज़ें, वहाँ इंडस्ट्री आपकी मॉडलिंग इंडस्ट्री है ही, बेसिकली सारी लाहौर है। अच्छा, और फिर जो ड्रामाज गए वो सारे चले गए, वो इंडस्ट्री चली गई कराची? हाँ जी, वो सारी कराची चली। अच्छा, कराची में अब काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इतनी कम एज में कराची जाना, और फिर क्या पेरेंट्स ने परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है जाओ करो? बस ये था कि 50-50 था, ये कह सकते हैं। हाँ। बाकी एक्टिंग वगैरह में तो मुझे मतलब कि कोई घर वालों की तरफ से इशू नहीं हुआ। और उन्होंने परमिशन दी? उन्होंने परमिशन दी, सपोर्ट भी किया है उन्होंने। तो जब ड्रामा में देखा तो जाहिर क्या फीलिंग थी? मैं कैसे भाई ये था कि खुश हुए थे। पहले तो ये इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, वो शुरू से। अच्छा। तो एक दिन मैंने कहा, भाई यही सोचा था मैंने, कहा शायद सीन कट कर दिया उन्होंने। हाँ। तो उसी दिन जब रात को घर आए तो वो जब टीवी ऑन किया तो फिर सामने पहला सीन मेरा ही चल रहा था। अच्छा। उस टाइम फिर जाहिर सी बात है, खुशी तो होती है बंदे को जब बंदा खुद को एक्टिंग करते हुए देख के कैसा फील हो रहा था? खुद को एक्टिंग करते देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था। हाँ। भाई यही था कि खुद को बंदा काम करते देख के ना इतना ज्यादा मतलब कि वो नहीं लगता है, बंदा वो अपने नुक्स से निकालता रहता है ना, मतलब अच्छा यार यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरह कर लेता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। बस ऐसे ही चलता रहता है, फिर बंदा वो परफेक्शन नहीं ढूंढ सकता अपने काम में। हाँ, ये तो यही सीन चलता है उसका। तो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त था। तो संगे माँ की पूरी टीम भी बहुत अच्छी टीम थी, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। लेकिन लाइक ये होता है ना कि मतलब कि तो साइड एक्टर्स वगैरह को इतना मतलब कि ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन संगे माँ की टीम बहुत, हम की एमडी प्रोडक्शन की बहुत अच्छी टीम थी, उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्ट की। सही। अच्छा, फिर सिंगिंग की तरफ कैसे आए? चलो ये तो एक्टिंग वाला तुम्हारा शुरू में हम
कवर्स वगैरह बनाते थे। तो हमारे एक दोस्त है वो गिटार बजाते हैं, तो हम दोनों मिलके कहीं भी बैठ जाते थे या मेरे घर बैठ जाते थे, उनके पास बैठ जाते थे, तो हम कवर्स बनाते थे सॉन्ग्स के। अच्छा। तो फिर एक दिन बस दिमाग में ख्याल आया कि यार ये कवर्स कब तक बनाएंगे। हाँ। तो अपना एक कोई सॉन्ग करते हैं। तो फिर मैंने जब देखा तो फिर एक बैंड था बहावलपुर का, तो उनके साथ फिर मैंने कहा कि आप मेरे साथ कोलैब करो। तो फिर उनके साथ कोलैब किया, फिर अपना गाना लॉन्च किया प्रीवियस ईयर, याद के नाम से। अच्छा। हाँ जी। तो वो भी हम आपसे सुनेंगे भी सही। जरूर। ठीक है, और साथ साथ जो है वो हम आपकी शायरी भी सुनते हैं ना, शायरी के बाद फिर हम सॉन्ग की तरफ आ जाएंगे। अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ, अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक रखती है, शायरी भी। और कुछ उर्दू के चंद अशार पेश करके उसके बाद माँ बोली की तरफ इंशाल्लाह। इसमें उर्दू में है कि आप गर हम कदम नहीं होंगे, आप गर हम कदम नहीं होंगे, रास्ते मोहतरम नहीं होंगे। आप गर हम कदम नहीं होंगे, रास्ते मोहतरम नहीं होंगे। सोच उस वक्त की अजियत का, सोच उस वक्त की अजियत का, जब तेरे पास हम नहीं होंगे। वाह वाह, क्या बात है। सोच उस वक्त की अजियत का, जब तेरे पास हम नहीं होंगे। और एक और गजल के चंद अशार है कि बुझ गया दिल भी रोशनी के साथ, बुझ गया दिल भी रोशनी के साथ, हंस रहा था वो जब किसी के साथ। बुझ गया दिल भी रोशनी के साथ, हंस रहा था वो जब किसी के साथ। 10 बरस मुंतजिर रहे और फिर, 10 बरस मुंतजिर रहे और फिर हाथ हो जाए आदमी के साथ। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। आपको भी शायरी का शौक है? नहीं, मुझे दूर दूर तक शायरी का दूर दूर तक मुझे शायरी की तरफ, फिर पता चलेगा हमें मुझे जो है वो शायरी करता हुआ कहीं दिखाई दे। मुझे शायरी का दूर दूर तक कोई शौक नहीं। हाँ, एक जाहिर सी बात है, सिंगिंग का तो है ना, खुद से कुछ गाना जब आप लिख रहे होते हैं, कुछ इस तरह का दिमाग में आ जाता है, तो शायरी तो ये भी बड़ा मसला। मुझे लिरिक्स नहीं राइट करने आते। मैं बेशक अगर 2 दिन भी लगा लूंगा ना, मुझे लिरिक्स नहीं लिखने आएंगे। मैं एक लाइन भी नहीं लिख सकता लिरिक्स। आप भी कुछ चीज की मदद करते हैं? बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि तख्लीक जो है ना, हाँ, उसके मुख्तलिफ पैराए हैं। अब ये सिंगिंग करती हैं भी तख्लीक का ही काम है। हाँ बिल्कुल। और शायरी है, ये भी तख्लीक है। तो इनका ध्यान नहीं है, शौक हो जाएगा इनका। ये मुझे लगता है पूरे फोकस्ड है कि तो ये मेरा शौक करवा ही रहेंगे। ऐसे ही है। अच्छा जी, हम जो है वो इसका एक अच्छा सा सॉन्ग भी सुनते हैं। ये कोक स्टूडियो का है, मोहसिन अब्बास हैदर का ना, उड़ी जा। तो मैं ये सुनाना चाहूँगा। उड़ी जा उड़ी जा, उड़ी जा जा उड़ी जा, उड़ी जा उड़ी जा, उड़ी जा जा उड़ी जा। इल्म किताबी मगरों लाके, इल्म किताबी मगरों लाके, हक दिया मुंदरा कन्नी पाके। जा उड़ी जा उड़ी जा, उड़ी जा जा उड़ी जा, उड़ी जा उड़ी जा, उड़ी जा जा उड़ी जा। वाह, क्या बात है। अच्छा, तो घर में भी सुनाते रहते हो? घर में बस यही है कि अपने रूम की हद तक करते रहते हैं, बस बैठ के प्रैक्टिस करनी, रियाज करना, यही चलता रहता है घर में। अच्छा, तो क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं? स्टडीज कर रहे हो या स्टडीज छोड़ दी हैं? नहीं, स्टडी कर रहे हैं। ICS मैंने कंप्लीट की है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आगे मेरा फर्दर स्टडी करने का इरादा है। कोई भी मास कम्युनिकेशन या फिल्म, BS फिल्म में कहीं भी। अभी इरादा तो है आगे स्टडी कंटिन्यू करने का। तो सिंगिंग के हवाले से यही है कि अभी बस अपने सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं। तो इरादा तो है कि आगे अपने सॉन्ग्स ऑफिशियल्स निकालने हैं। तो इरादे तो बहुत दूर तक हैं। बस चलो, अल्लाह कामयाब करे। वो कहते हैं ना, इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या काम करना है, तो फिर रास्ते बन ही जाते हैं, आसान हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह हम उर्दू शायरी की बात करें, अभी अदब के हवाले से भी बात करें, हम आए दिन इस पे हमारे शोज भी हो रहे हैं कि अदब को लेकर हम ये चाहते हैं कि अदब को फ़रोग दिया जाए। जितना लोग अभी आजकल नौजवान जो हैं, उनका शायरी की तरफ रुझान भी बहुत ज़्यादा है।
जिस तरह हम कहेंगे सोशल मीडिया पे अभी जो है वो बहुत ज़्यादा एक हम लोग ने रुझान हो गया है कि लोगों का कुछ मोहब्बत से रिलेटेड है, कुछ आपका कहीं से आप थोड़े से हम कहें दिल टूटा हुआ है तो उससे रिलेटेड आपकी शायरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की जो शायरी हो रही है ये अच्छी है? आने वाले टाइम में जितने भी नौजवान हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो ये कि जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ किस्म की शायरी होती है, तो बेसिकली शायरी मुशाहिदे का नाम है। जो शायर मुशाहिदा करता है वो अपने लफ्ज़ों में आपके सामने रख देता है। और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की, तो मेरे ख्याल में हर चीज़ के ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। तो सोशल मीडिया के भी इसी तरह हैं। कुछ लोगों ने इसे अपने मकसद के लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है नेगेटिवली, नो डाउट। लेकिन अगर हम एक रेशो निकालें पॉजिटिव यूज़ की, तो ये सोशल मीडिया बेसिकली एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जो पहले शायद किताबों ने नहीं किया। क्योंकि किताबें आज भी मोहब्बत रखने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन वो क्रेज खत्म हो गया किताबों का। आप बुक्स से आपने जाहिर सी बात है मोबाइल है आपके पास, तो आपने मोबाइल पे जाना, और अगर आपने बुक्स भी पढ़नी है तो वो भी मोबाइल से निकाल के पढ़नी है। फिजिकल जो बुक्स हैं उसका रुझान खत्म होता जा रहा है। और अगर सोशल मीडिया पे एक नौजवान दूसरी तरफ से हट के अदब की तरफ आ जाता है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि शायरी अगर आप सिर्फ इश्क पर मबनी करते हैं, देखा जाएगा अगर आप माशी मसाइल, माशरती मसाइल, अपनी समाजी ज़िंदगी, इनको लेकर आप शायरी करते हैं, तो ये बेसिकली आपको वो चीज़ें अता करती हैं कि आपके नौजवान राह रास्त पर आ जाते हैं। क्योंकि माशरे में शायर एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि आप अपनी शायरी के जरिए दूसरों को अपने जज्बात आप जो फील कर रहे हैं, आपने वही अपने जज्बात जो है वो लिख के आपने बयान कर दिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने सोसाइटी में सुधार लाना है या कोई अच्छा मैसेज डिलीवर करना है तो आप अपने लफ्जों के जरिए ही कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, अदबी महफिलें, अदबी बैठकें अभी हैं, कुछ लोग अपने उस पे तौर पे जो है वो कर रहे हैं, कुछ लोग जाहिर सी बात हुकूमत की तरफ से उस तरीके से सपोर्ट नहीं है, तो लोगों का बड़ा इसमें है कि फेवरेटिज्म भी है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इतनी दिलचस्पी भी नहीं रखते। फिर आजकल जो हम देख रहे हैं लोगों में अदब में जेलसी भी आ गई है, वो जो एक तहजीब की जो एक अपनापन था वो खत्म होता जा रहा है। एक दूसरे को जो सपोर्ट करना और एक दूसरे को आगे लेके जाना अब वो नहीं है। लोग एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते हैं या एक दूसरे को आगे बढ़ने ही नहीं देते। क्या है इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मैं कहूँगा 101% सच्चाई है। उसमें जैसे आपने पहला सवाल किया कि जो अदबी महाफिल थी जिनका इनाकाद पहले हो रहा था, अब शायद उस तवात्र से नहीं हो रहा या उस स्केल पे नहीं हो रहा, तो देखें पहली बात यह है कि महाफिल हो रही हैं, मुशायरे हो रहे हैं। एक चीज़ होती है कि अदब का एक बहुत बड़ा पहलू है तनकीद। आपने अपने फन पारे को तैयार किया और किसी भी अदीब के सामने ला के रखा कि इसको तनकीद और तनकीस की नज़र से देख लें। अब उसने उसमें से अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें आपको बतानी हैं। लेकिन हमारा मुआशरा अब इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुका है कि अगर मैंने कुछ एक शेर कह दिया ना तो किसी की क्या मजाल कि उसमें से नुक्स निकाले। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी जी, शाहिद है लाहौर से, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे राना साजिद शान साहब से फरमाइश करनी है कि अपनी माँ बोली अपनी मादरी जुबान में। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, शेर कहूँ या अपनी बात को? अच्छा, बात कंप्लीट करके फिर शायरी सुना दीजिए। अच्छा, दूसरी, अब जैसे हम मुशायरे के बारे में बात कर रहे थे और जैसे आप कह रहे थे कि लोगों का रुझान जो है ना वो खत्म होता जा रहा है। मेरा इसमें एक पर्सनल एक तजर्बा है। मैं एक अदबी विरसा धनोट के नाम से तंजीम चला रहा हूँ अपने इलाके में, धनोट में। सही। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा काम किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मेरी ज़ाती तौर पे ये है कि मैं जब लोगों को दावत देता था कि भाई हमारे धनोट में ना लाहौर से शायर आ रहे हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, बड़े सीनियर शायर हैं और आपने शिरकत करनी है इस मुशायरे में, वो आगे से बड़े भोले अंदाज में पूछता था, ये मुशायरा होता क्या है, ये कैसे होता है? ये अच्छा, बहुत सारे लोग जो जानते भी होंगे ना वो समटाइम इस तरह का रिएक्ट करते हैं। तो ये वो लगाव जो अदब के साथ लोगों का ख़त्म होता जा रहा है, मसरूफियात की वजह से, मुश्किलात की वजह से, परेशानियों की वजह से।
हम बेसिकली एक इंटरटेनमेंट का काम भी करते हैं कि आप अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को साइड कुछ टाइम जो इंसान अपने शौक को भी और अपने आप को भी, ये वजह है। सही। क्या सुनाए जी, हम पहले मादरी जुबान में की शायरी सुन लेते हैं जी। लुत्फ लें मादरी जुबान का कि मन और यास है जालम जाड़ा भीतर थे, मन और यास है जालम जाड़ा भीतर थे, जिसने देखो वाह काला भीतर थे। वाह। मन और यास है जालम जाड़ा भीतर थे, जिसने देखो वाह काला भीतर थे, और रोग जुदाई का तन्ने कुछ नहीं कहंदा, रोग जुदाई का तन्ने कुछ नहीं कहंदा, अरे मन ने तो यो खा गया साला भीतर से। वाह वाह। रोग जुदाई का तन्ने कुछ नहीं कहंदा, मन ने तो यो खा गया साला भीतर थे, और शाम तो अंजू लेके, शाम तो हंसी लेके मुंह पे फिर रहा से, शाम तो हंसी लेके मुंह पे फिर रहा से, अंजुआ का एक चल है खाड़ा भीतर थे। वाह वाह, क्या बात है। अंजुआ का एक चल है खाड़ा भीतर थे। वाह, क्या बात है। अच्छा मोइज, वैसे अपनी जुबान में खुद भी कुछ ऐसे घर में उर्दू बोलते हो या हरियाणवी? घर में उर्दू, मैं तो खैर उर्दू बोलता हूँ, लेकिन अम्मी वगैरह जो हैं वो सारे हरियाणवी बोलते हैं, लेकिन मुझे इतनी नहीं आती जितनी गहराई से ये बोलते हैं, इतनी नहीं आती मुझे। अच्छा। मुझे बस बेसिक आती है। अच्छा, बेसिक। ये तो फिर बहुत ही ज्यादा वो डीप हो जाती है ना। हाँ, तो ये तो इस तरह की मुझे नहीं आती है वाली। अच्छा, और बाकी बहन भाइयों के साथ? बाकी छोटे हैं तो मतलब कि घर में मोस्टली उर्दू ही बोलते हैं। सही। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, इफ्तिखार है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैम, आपके पास गेस्ट हैं हुए साजिद शाम साहब। जी जी बिल्कुल। तो अपना टीवी का काइंडली वॉल्यूम बंद कर दें। हरियाणवी हमारे बहुत अच्छे जुबान के बहुत अच्छे शायर है, रिनाउंड है। जी जी। तो हम इनकी हमने अभी एक सुनाया तो है, इन्होंने एक बार रिक्वेस्ट है थोड़ा सा और सुना देते तो बहुत अच्छा लगता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। चलें, इनकी फरमाइश पे इन्हीं के नाम, राव इफ्तिखार साहब के नाम है कि मन की पूरी हो जाए तेरी और बता के चावे से, मन की पूरी हो जाए तेरी और बता के चावे से, दिल भी तेरा जान भी तेरी और बता के चावे से। वाह वाह, क्या बात है। मन की पूरी हो जाए तेरी और बता के चावे से, दिल भी तेरा जान भी तेरी और बता के चावे से। और दूसरी गजल के चंद अशार के, सोचा की से गद्दम घाणी कित जावा। अगर मैं राना मोई साहब को कह दूं कि ट्रांसलेट करें। मैंने पहले बताया मुझे इतनी डीप नहीं। सोचा की से गद्दम घाणी कित जावा, आगे आग से पीछे पानी कित जावा। कित जावा भी किधर जावा है, किधर जाए, ठीक है। लाचार है वो, बेबस है। सोचा की से गद्दम घाणी कित जावा, आगे आग से पीछे पानी कित जावा। और शेर देखिएगा कि मारे गैल यानी हमारे साथ, मारे गैल तो मारी अपनी किस्मत ने, मारे गैल तो मारी अपनी किस्मत ने, कर राखी से कुत्ते खानी कित जावा। वाह, क्या बात है। मारे गैल तो मारी अपनी किस्मत ने, कर राखी से कुत्ते खानी कित जावा। जिसका मारे श्यामी बोल नहीं लिकड़े था, जिसका मारे श्यामी बोल नहीं लिकड़े था, अरे उसने आगी बात बनानी कित जावा। कित जावा। वाह वाह, क्या बात। और आखिरी शेर इस गजल का कि कॉलेज पढ़ के तैं तो होगी अप टू डेट। कॉलेज पढ़ के, ये भी मायूसी है इसमें। कहते ये भी मायूसी है, इसमें मायूसी है। देखिएगा कि कॉलेज पढ़ के तैं तो होगी अप टू डेट, मारी वाह सोच पुरानी कित जावा। कित जावा। वाह जी वाह, क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, आपने क्या सोचा है, क्या प्लान है, क्या करना है? बेसिकली तो मेरा काम, मैंने यही सोचा हुआ कि मैं अपनी माँ बोली में ही काम करूंगा। ठीक। क्योंकि इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि मैं अपनी माँ बोली की खिदमत करना चाहता हूँ, इसको किसी जगह देखना चाहता हूँ। दूसरा ये कि
माँ बोली की वजह से जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जो लोग माँ बोली की वजह से मुझे पसंद करते हैं, तो मैं उनकी इस पसंदीदगी को मजीद आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं उनके प्यार को मजीद आगे लेके जाना चाहता हूँ। सही, ये अच्छी बात भी है। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, इनकी शायरी भी सुनेंगे, मोइज़ से भी बातें होंगी। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या क्या मुश्किलात फेस की? जाहिर सी बात है जब कराची जाते हैं तो वो आपके लिए बड़ी एक स्ट्रगल है। एक इंडस्ट्री में और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे इंडस्ट्री पे काबिज हैं जो नए लोगों को सामने नहीं आ देते थे, वही पुराने पुराने हम देख रहे हैं। तो वो नए लोगों को चांस दिया भी जा रहा हो तो बहुत सारे लोग बीच में आ जाते हैं, क्या कहोगे, किस तरह फिर? असल में ये फील्ड ऐसी है कि इस पे बहुत बंदे आने की कोशिश करते हैं। मैंने वो बंदे भी देखे हैं कि कहना तो नहीं चाहिए, अब जिनको एक्टिंग भी नहीं आती थी और वो भी इस फील्ड में आने की, किस लिए? फेम के लिए, हाँ, पैसे के लिए, बस ये किसी तरह हमें अच्छा समझते हो कि पैसा है इस फील्ड में? पैसा आगे जाके मतलब कि एक स्टेज आती है जहाँ पे आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, तो शुरू में नहीं, शुरू में आपकी मेहनत है, स्ट्रगल है और आपका टैलेंट है। हाँ, शुरू में ये चलता है। टैलेंट वाले बहुत से लोग आगे जाते हैं। मैंने किया था अभी, बल्कि मैंने अपनी एक्टिंग और इम्प्रूव करने के लिए लाहौर में है अजोका के नाम से इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का बहुत बड़ा, वहाँ के सर है निर्वाण नदीम। अच्छा, वो भी एक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के काफी। सवेरा नदीम का आपने सुना होगा, वो उनकी बहन है, तो वो भी हमें मास्टर क्लास दिया करती थी। मैंने फिर वहाँ पे ज्वाइन किया अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने। तो फिर मैंने थिएटर किया लाहौर में। अच्छा, हाँ जी, थिएटर हमने किया था। मैंने थिएटर को 1-2 ही किए थे, अजोका के साथ ही किए थे, अजोका के प्लेस। तो उसके बाद फिर मैं कराची चला गया था। तो कराची में यही होता था कि बस सुबह निकलते थे और रात को वापस आते थे। तो दिन में गर्मी में जाना, प्रोडक्शन हाउसेस जाना, अपनी प्रोफाइल बताना उन्हें, फिर उनका वेट करना, एक कॉल आती है नहीं आती, फिर वो कहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन मैं श्योर था कि टैलेंट है तो कहीं ना कहीं से लाजमी कॉल है। अच्छा, ये कराची की बड़ी अच्छी बात है वहाँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बहुत बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको कॉल आ जाए और अगर आप अवेलेबल नहीं है तो वो चांस आपने मिस कर दिया। मतलब मैं बस यही कोशिश करता था कि मुझे कॉल के ऊपर जो है ना वो आपने वहाँ अवेलेबिलिटी आपकी जो है वो बड़ी जरूरी है। ऐसे ही है, मैं यही कोशिश करता था कि जहाँ से कॉल है मैं अवेलेबल हूँ बस। अच्छा, ये शौक मुझे बड़ा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है एक रहना जो है ना, एक वहाँ पर आपने स्टे करना, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी क्या सुना रहे हो आप? अभी मैं आपको एक आतिफ असलम का है गाना, वो सुना देता हूँ। मैं तारे तोड़ के लाऊं मेरे इतने लंबे हाथ नहीं, सबके जैसा हूँ मैं भी कोई, मुझ में अलग सी बात नहीं। हाँ, मुझ में अलग सी बात नहीं, दिल फिर भी चुपके से ये पूछ रहा तुमसे, तुम मुझसे प्यार करोगी क्या? वाह, आवाज अच्छी है। इसको आगे मजीद, अब क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल तो सोशल मीडिया जिस तरह है, हम लोग कह रहे हैं जिनको जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म उस तरीके से नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो वो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं कि अच्छा यूट्यूब हो गया, आपके टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक, तो उस पर कितना काम कर रहे हो? इंस्टाग्राम पे तो मैं हर दूसरे दिन मतलब कि रील्स वगैरह डालता हूँ, मतलब कि मैं बैक में ही एक बना के रखता हूँ। तो रील्स का इतना वो आ गया ना, ट्रेंड ही रील्स का चल रहा है। अरे पहले तो यार पिक्चर पिक्चर पिक्चर, हाँ आप भी रील्स डालो, आप जितना हो सकता है। ट्रेंड ही रील्स का चल रहा है, बस ये है कि बस वो रील्स हिट होने की देर है। हाँ, उसके बाद फिर आप जो डालेंगे वो हिट है। तो बस इसी कोशिश में हर दूसरे दिन, असल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो फिर हम लाइक के 7 से 8 सॉन्ग्स ना हम कर लेते हैं रिकॉर्ड।
तो कोई अपना स्टूडियो वगैरह बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से, या अपना कोई जिस तरह बैंड अपना स्टूडियो तो नहीं, असल में स्टूडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी हमें स्टूडियो का इतना मजीद काम आता नहीं है, लाइक FL स्टूडियो हो गया जैसे म्यूजिक बनाने वाला, तो अभी हमें बेसिकली उसका इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अभी सीख रहे हैं, मतलब कि ये जब एक प्रॉपर सीख जाएंगे तो फिर स्टूडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। क्योंकि आजकल बड़े जो हमारे नौजवान है ना, उनमें बड़ी एनर्जी भी है, वो अच्छा चाहे वो उस्ताद से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, उन्होंने अपने स्टूडियोज बनाए हुए हैं, अपना काम वो कर रहे हैं। ऐसे ही है बस, जिनका लगा हुआ वो कर रहे हैं अपने। मेरे को कोई म्यूजिक बना रहा है, किसी को म्यूजिक बनाने में इंटरेस्ट है, तो कोई बीट्स बना रहा है, ये सब चलता रहता है। तो कितने फॉलोअर्स हैं, व्यूज कितने आ जाते हैं, कोई एक वीडियो अपलोड करते हो तो उस पे? लाइक जो मेरा सॉन्ग था उस पे मैंने रील डाली थी, उस पे तो 99.8 के आए थे। अच्छा माशाल्लाह। तो वैसे मतलब के फॉलोअर्स आई थिंक 7K होने वाले हैं। अच्छा, मतलब अभी मतलब ग्रो कर रहा है अभी अकाउंट बल्कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, मेरे पास रीच बहुत अच्छी आती है महीने की ना, अगर मैं मतलब कंटिन्यूअस अपने सॉन्ग्स अगर रील्स में डालता रहूं तो। अभी तो अच्छा, क्योंकि व्यूज आपके अच्छे हों, लोग आपको देख रहे हो, रीच आपकी अच्छी हो, तो डेफिनेटली वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो अकाउंट है वो अच्छा हेल्दी होने लग जाता है, अच्छा ग्रो करने लग जाता है फिर आपका अकाउंट। अगर आप कंटेंट डेली डालते हैं ना तो फिर इंस्टाग्राम आपका अकाउंट खुद पुश करता है। ऐसे ही है। फिर एंटरटेनमेंट जो है वो ज्यादा हमारे उसमें देखी जाती है। अच्छा, शायरी होगी, चाहे हमारे म्यूजिक हो गया, चाहे अभी तो लोग डांस की तरफ बहुत ज्यादा लोगों की तवज्जो हो गई है, तो मतलब ये एंटरटेनमेंट, क्योंकि इतना अजीब सा एक माहौल चल रहा था, लोग कहते हैं यार कुछ प्लेयर के लिए कुछ आपके एंटरटेनमेंट हो, कुछ अच्छा हो वो देखें। आपकी शायरी के हवाले से आप भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं कोई, जिस तरह आपकी अपनी कर रहे हैं फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह? आप भी टिकटॉक पे हैं? टिकटॉक पे बस इस हद तक हूँ कि मैं अपनी कोई चीज डाल दूँ बस। अच्छा, वो भी इसलिए कि चले कुछ पहुंच जाए या महफूज हो जाए। तो कैसा रिस्पांस मिलता है? रिस्पांस अच्छा है माशाल्लाह, और लोग लाइक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ क्योंकि इस जुबान में अभी कुछ कहा गया नहीं है, तो लोगों के लिए एक नई चीज है ये, तो इसलिए भी लोग इसकी तरफ नया हो ना, वो थोड़ा आपको जो है वो अच्छा भी लगता है, लोग देख भी रहे होते हैं, कुछ चेंज चाह रहे होते हैं ना। एक ही कंटेंट चला जा रहा हो तो लोग उससे भी बोर हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार कुछ नया होना चाहिए। टिकटॉक जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हिट होने का, ऑडियंस अपने पास लाने का सबसे बड़ा। क्योंकि देखिए ना, आप तमाम एक्टर्स भी टिकटॉक पे आ गए हैं। अच्छा, आपके इस्लामी स्कॉलर्स टिकटॉक पे हैं, आपके तमाम जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आपके टीचर्स हैं, अब तो ये भी ट्रेनर्स भी, तमाम लोग शिफ्ट। ऑडियंस आती ही टिकटॉक से है ना, बहुत ज्यादा। मतलब कि ये टिकटॉक आपको पुश करता है अगर आप रोजाना की एक वीडियो डालते रहो तो। हाँ, ऐसे ही है। तो फिर टिकटॉक भी आपको पुश करना शुरू कर देता है, आपकी वीडियोस फॉर यू में आती हैं, फिर रीच भी अच्छी होती है टिकटॉक पे अगर आप डेली कंटेंट डालते हो अपना। अच्छा, कभी कभी मुझे अफसोस होता है, मैंने टिकटॉक अभी ऐसे स्टार्ट ही हुआ था ना, तो मैं यार बड़ा इजी अच्छा बनाती थी, कभी कभी बना लेना, और कभी कभी ये नहीं आया, मैं तो बनाती रहती हूँ। भाई ये कि उस पे ना आपको डेली कंटेंट डालना, डेली उसमें आपको चाहिए। टिकटॉक मांगते हैं डेली कंटेंट, तो अगर डेली कंटेंट डालते रहेंगे तो फिर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी आपके पास ऑडियंस आए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी क्या सुना रहे हैं आप? मैं भी आपको हरियाणवी में ही सुनाएंगे। जी जी, चंद अशार सुनाऊंगा कि यो प्यार से है और प्यार के होश हैं असूल कद, यो प्यार से और प्यार के होश हैं असूल कद, हो वैसे बोली इश्क में कॉलेज स्कूल कद। यो प्यार से और प्यार के होश हैं असूल कद, हो वैसे बोली इश्क में कॉलेज स्कूल कद, बाला में तेरा टांग दा मैं अपने हाथ से, बाला में तेरा टांग दा मैं अपने हाथ से, मेरे बखत में आए थे वे लाल फूल कद। वाह वाह वाह। बाला में तेरे टांग दा मैं अपने हाथ से, मेरे बखत में आए थे वे लाल फूल कद, और दरबार पे धरे थे मन्ने भी दुआ के फूल, दरबार पे धरे थे मन्ने भी दुआ के फूल, देखूं सुबाट होवेगी मन्नत कबूल कद। वाह वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आवाज बहुत कम है। साजिद है हमारे साथ। हेलो। जी जी, क्या कहना चाहेंगे साजिद आप? जी, मुझे सवाल करना, जी जी, बात। जी, उन्होंने कहा कि मुझे शायरी का भी होती है, तो ये
जो गायक हजरात थे वो तो बहुत अच्छी शायरी से इन्वॉल्व रखते थे। महदी हसन हमेशा शायद साहब को गाया उन्होंने, तो नाज़िम नूरजहां ने बेशुमार बड़े शोरा के गायक। अब मुझे आपका बिल्कुल क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे ये समझ आया कि मेहदी हसन साहब का नाम मैंने सुन लिया, मैडम नूरजहां का भी, आगे मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आई। हेलो, चलें। और मुझे ये था कि क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा, शायरी के हवाले से भी वो बात कर रहे थे कि जो आप शायरी करते हैं हरियाणवी जुबान। अच्छा, लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना कि किस तरह की जुबान है, इसमें किस तरह शायरी हो सकती है, क्योंकि उर्दू आसान है, पंजाबी भी ठीक है, सराइकी में भी हमारे काफी। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी शायर हैं, वो बहुत खूबसूरत शायर है उर्दू के, और राजपूत हैं। उनकी मैंने मिन्नतें की है कि आप खूबसूरत काम कर रहे हो उर्दू में, हरियाणवी की तरफ आ जाओ। तो वो आगे से कहता है कि यार हरियाणवी में मैं रोमांटिक शायरी कैसे करूँगा। अच्छा, हाँ। कहते हैं कि अच्छा, वैसे ये भी एक सवाल है कि हरियाणवी में रोमांस या मोहब्बत को किस तरह बयान तो मतलब हमारे बिल्कुल करके दिखाएंगे हम आपको। हमारे तो ये मशहूर है, हम आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार जब हम बात करते हैं ना आपस में, दोस्त भाई कजन्स, तो दूसरे बंदे को ना ये महसूस हो रहा था कि शायद ये लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। और कुछ लोग यूँ समझते हैं कि पश्तो बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा है, क्योंकि थोड़ी सी इसका एक्सेंट भी इसका इस तरीके से। हमसे 2-3 बंदों ने कभी आके पूछा मैंने कि यार आप पठान हो? हाँ, लेकिन नहीं है हमारी। अभी मैं ब्रेक में यही बात करती, क्योंकि मेरे जो कजन थे वो पठान फैमिली से ही ना, मेरी ताई, तो इसीलिए तो ये होता है कि कुछ आपका एक्सेंट इस तरह से होता है, कुछ जुबान जो है, अभी हम सराइकी बोलते हैं तो वो जाहिर सी बात है सराइकी का जरा डिफरेंट आ जाता है। पंजाबी तो फिर पंजाबी तो वाजिया पता चलता है ना ये पंजाबी है। तो ये है कि हरियाणवी का, अच्छा जो राजपूत होते हैं वो कुछ उनकी भी तो एक होती है ना, वो और जुबान होती है, उसको कुछ और बोलते हैं। हरियाणवी जो जुबान है ना, इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, रांगड़ी कहा जाता है। हाँ, रांगड़ी भी। अच्छा, इनकी सेम है ये, ठीक है। अच्छा, कोई अच्छा सा सॉन्ग भी सुनाओ हमें, साथ साथ तुम्हारे सॉन्ग भी सुनते हैं ना, आवाज तुम्हारी जो है ना उसके भी। मैं आपको अपना ही जो प्रीवियस ईयर रिलीज किया था वो सुना देता हूँ, याद के नाम से था। ढूंढूं तेरे मैं निशान मिलते नहीं, उन राहों पे चल दिया जो ना थी मेरी, ख्वाबों में जब वो मेरे आता है, हर पल वो लम्हा मुझको याद दिलाता है। समझे कैसे तू मेरे जज्बात, करता रहता हूँ तुझ ही को याद, तेरा जिक्र जिस बात में होता है, तब ना जाने दिल क्यों ये रोता है। इसके लिए हमने प्रीवियस ईयर रिलीज किया था। हाँ, बहुत अच्छे। आप कितना सपोर्ट करते हैं मोइस को? आप कजन्स भी हैं, तो ये तो शायद मोइस से अगर ये सवाल किया जाए तो अच्छा जवाब मिलेगा। है मोइस कितना सपोर्ट करते हैं? सपोर्टिव तो माशाल्लाह से सारे ही हैं। सपोर्ट तो जो जिस हद तक सपोर्ट कर सकता है। अब आपने से हरियाणवी में एक जो है ना वो आपने लिख के देना ताकि ये गाए हरियाणवी जुबान में भी। पहले हम बात कर रहे थे लिरिक्स वगैरह की ना, तो मैंने से पहले बोला था, मैंने कहा हरियाणवी में ना हो यार। तो मजीद भी जो है ये चिट चैट जारी रहेगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये बताओ मोइस कि क्या प्रोजेक्ट आगे के मजीद उस पर कोई काम शाम चल रहा है या नहीं? अभी तो बेसिकली मैंने अपनी प्रोफाइल्स वगैरह भेजी हुई हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जो प्रीवियस काम किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए या मेरी प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए तो आगे काम की उम्मीद है। सही है।
तो अच्छा, क्रिटिसाइज हमारे यहाँ मुआशरे में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अप्रिशिएट बड़ा कम किया जाता है। लोग कहते हैं अच्छा यार अच्छा काम भी कर रहा होगा तो शायद उसको भी अच्छे लफ्ज़ों में, ये कि मुंह पे तो कर देते हैं आपके कि हाँ यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वाह भाई, ये बस पीठ पीछे फिर अब हमें तो नहीं पता कि क्या बोलें क्या नहीं, लेकिन है ये सीन तो है मुआशरे में, लोग करते हैं। वो बात वही है ना, किसी को कामयाब होता नहीं देख सकते। अच्छा, कभी कभी होता है दोस्त कैसा फील करते हैं जब जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेज जाते हो या दोस्त तो फिर दोस्त ही हैं, उन्होंने तो बस फिर मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ दोस्त हैं सपोर्ट भी करते हैं काम अच्छा करने को, तो हर तरह के दोस्त हैं। कभी होता है कभी डिसहार्ट हो जाए यार अच्छा यार नहीं, मैं अगर दूसरों की सुनने लग गया तो फिर मैं रह जाऊंगा। तो मैं यहाँ से सुनता हूँ और यहाँ से निकाल देता हूँ, चाहे जो मर्जी बोले, जो मैंने करना है वो करना है। ये अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन होता है आपको खुद को स्ट्रांग रखने के लिए भी। अच्छा, जो कुछ कह रहा है कहने दो, क्या आपको अपने उस पे काम, अगर लोगों की सुनने लग जाएंगे तो फिर यहीं रह जाएंगे, फिर नहीं कर सकते कुछ। लोगों की सुनते रहो फिर तो आपने काम कर लिया जो बिल्कुल करना है। लोगों पे परवाह करना छोड़ दें। अच्छा, आपको भी होता होगा यार शायरी की, क्या यार तुम शायर बन गए हो? हाँ, होता है इस तरह लोग कहते हैं, कजन्स भी कहते हैं कि अच्छा यार ये क्या बन गया, ये काम शुरू क्या कर दिया, ये क्या बन गए, ये क्या कर दिया। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। इवन मेरे बिग ब्रदर जो हैं वो खुद शायर है। अच्छा। और वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं कुछ गज़ल कह रहा हूँ तो मैं उनको पेश कर देता हूँ कि देख लीजिए, वो देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हमेशा आपको उस्ताद की जरूरत पड़ती है, आप किसी भी शोबे में जाते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो बगैर टीचर के हाँ मुमकिन नहीं। तो आपके भी कोई टीचर हैं? बिल्कुल, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, राना नौशाद कासिर साहब नाम है उनका। पाकिस्तान में उर्दू और हरियाणवी का बहुत बड़ा नाम है। आप ये देख लीजिए उनके फ़न की और उनके हुनर की बात के सराइकी और पंजाबी के उनके सैकड़ों शागिर्द हैं। वो खुद हरियाणवी स्पीकर हैं। उर्दू में उनकी किताब आ चुकी है तिलिस्मे ख्वाब के नाम से, और उनकी एक खेप है जो शागिर्दों की, जो तकरीबन तमाम ज़ुबानों में, जो इलाकाई ज़ुबान है उनके शागिर्द हैं, उनकी ज़ुबान में वो हर ज़ुबान समझते हैं, हर ज़ुबान के लोगों को ट्रेंड करते हैं। सही। अच्छा, कभी होता है कि उस्ताद से भी डांट पड़ी हो? बहुत पड़ती है। और उस्ताद साहब तो एक बार बता देते हैं, 2 बार बता देते हैं, तीसरी बार तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं और वो खींचते हैं बाकायदा। अच्छा, उस्तादों की तो फिर ये चलता रहता है कि आपने उनकी डांट के बगैर तो फिर आप कामयाब भी नहीं होते हैं। हकीकत है, नहीं हो सकते। हाँ। अच्छा, सिंगिंग में कौन से सिंगर के साथ ज़्यादा आप कहेंगे यार ये मेरा फेवरेट सिंगर है और उसको देखते हुए आपने उसको फॉलो किया? मेरा फर्स्ट पे तो आप कह सकते हैं कि आतिफ असलम। अच्छा, तो ये जितने भी यंगस्टर्स बहुत सुने, लेकिन उसके साथ मेरा आसिम अजहर मोस्ट फेवरेट। आसिम। तो अभी किसी से सीख रहे हो मौसीकी या नहीं? नहीं, असल में ये बस जैसे नेचुरल थी आवाज़, तो प्रैक्टिस करते स्टेज तक पहुंचे, लेकिन अभी इरादा है ज्वाइन करने का, सीखने का, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा इम्प्रूवमेंट की है ज़रूरत। हाँ, तो ये तो मैं समझती हूँ ऐसा दरिया है ना, जितना आप ये तो आप जितना सीखते रहो उतना कम है। अच्छा, आर्ट है ही ऐसा ना, आप इसमें जब आप चाहे एक्टिंग है, चाहे कोई भी आप शोबा उठा लें, किसी के साथ भी आप जुड़ते हैं तो उसमें सीखने का अमल जारी रहता है। जिंदगी भी सीखते जाएंगे हाँ, तो भी कम वो कम लगेगा आपको। सम टाइम होता है ना कि आप किसी काम में होते हैं यार नहीं यार इधर अच्छा, परफेक्शन आप कह ही नहीं सकते। इस मामले में आप कहेंगे यार मैं बिल्कुल अब मैं परफेक्ट हूँ, अब मैं गा सकता हूँ या अब मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ। जिस दिन ये चीज आ जाती है उस दिन आपका जो है यूँ समझ लें जवाल ही शुरू होता है। वैसे आप कभी अरूज पे उस तरीके से पहुंचते नहीं है, तो परफेक्शन कभी आ नहीं सकती। हाँ, कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर कर सकें, परफॉर्म कर सकें। अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हरियाणवी में रोमांस की। हाँ, वो कहना अभी करके दिखाएंगे हम। कोशिश की है, और देखिएगा कि जे मैं लाड में बोली कह दी हूँ, जे मैं लाड में बोली कह दी हूँ, जल्ला ठाया कर देनी, जल्ला ठाया कर देनी। यानी अगर मैं आपको प्यार से पागल कह देता हूँ तो गुस्सा ना हुआ करें। अच्छा। जे मैं लाड में बोली कह दी हूँ, जल्ला ठाया कर दे नहीं, छोटी छोटी बातां नैनी जी पहलाया कर देनी। वाह वाह वाह। सूरज पंछी बोला बोड़ क्या हूँ तै मन्ने कित पावेगा, पंछी बोलिया बोड़ क्या हूं तै मन्ने कित पावेगा, मैं न्यू बोलिया मैं तो पेड़ सूं, पेड़ तो जाया कर देनी। वाह वाह, क्या बात है। मैं न्यू बोलिया मैं तो पेड़ सूं, पेड़ तो जाया कर देनी,
और किसे का सुरमा सहवा, और किसे का सुपना सहवा, तेरी नींद में क्यों आ जाए। वाह। और किसे का सुपना सहवा, तेरी नींद में क्यों आ जाए यार, पराया सुरमा अपनी आंख में पाया कर देने। वाह क्या बात है यार, पराया सुरमा अपनी आंख में पाया कर देने। वाह क्या बात है। आई मीन थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी आई है। लेकिन आ गई है ना, ये एक अच्छा पॉइंट है कि आपको आ गई है। रोमांस की बातें समझ में आ गई है। आ गई है, थोड़ी बहुत समझ आई है। सही। अच्छा, कुछ और भी ऐसे कोई लाइट सा, कोई आतिफ का जो आपको मोस्ट फेवरेट सॉन्ग हो, या आसिम का कोई अच्छा सॉन्ग जो सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगता हो और हर वक्त गुनगुनाते रहते हो? मैं आतिफ असलम का वो जो है यूं ही। यूं ही? हाँ जी, वो थोड़ी सी ऐसे चंद लाइन है। यूं ही अनजाने में, यूं ही नादानी में, खोए वो सब रिश्ते, यूं ही नादानी में, आँख खुली तो भरी थी जिंदगी, हैरान खड़ी थी। वाह, अच्छा है। अब ये सिंग, अच्छा आप लोग तो घर में सिंगर है, आप तो जब भी दिल करे चलो यार कुछ तो सुना दो। कुछ सुना दो, कुछ अच्छा सा सुना दो। अरे घर में जैसे कि फैमिली गेट टुगेदर होता है या फ्रेंड्स वगैरह सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तब तो ये सिलसिला फ्रेंड्स वगैरह, वगैरह जैसे आप कहीं आउटिंग पे गए हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आउटिंग पे भी चलता है, फ्रेंड्स वगैरह भी इकट्ठे होते हैं जब भी गाते हैं, लेकिन फैमिली गेट टुगेदर पे बहुत कम ही, बहुत कम। फैमिली थोड़ा गुस्सा तो नहीं करती? नहीं, गुस्सा तो नहीं करते, लेकिन प्यार भी नहीं करते। प्यार भी नहीं करते और गुस्सा भी नहीं करते। यही सीन है यार। फिर स्टडी कर लो अच्छे से, किन कामों में बढ़ गए हो, कुछ इस तरह तो घर में सुनने को मिलता है। मैंने इस तरह कुछ सुनने को मिलता है यार, पहले स्टडीज करो, कुछ पढ़ जाओ और फिर। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। वैसे अम्मा अब्बा की क्या, मैं कल भी यही बात सुन रहा था। अम्मा अब्बा क्या कहते हैं, क्या उनकी क्या ख्वाहिश थी, क्या? बस वो कहते हैं कि जो भी प्रोफेशन चूज करो उसमें घुस जाओ, मतलब कि एक दिल लगा कर काम करो। तो मतलब उनका ये मानना है कि आप जिस प्रोफेशन में दिल लगा के, आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा ना, तो आप उसी में कामयाब हो सकते हो अच्छे से। ये तो है। क्या? इंसान बनो। अच्छा, ये हर पेरेंट्स कहते हैं पहले अच्छे इंसान तो बन जाओ। ये तो रोजाना ही कहते हैं। तो ये अच्छे इंसान नहीं बनोगे तो अच्छा फिर कैसे आगे काम चलोगे ना। तो अच्छा इंसान, ये बहुत अच्छी बात है कि पहले आप इंसान अच्छा हो, और फिर आपकी उसमें तबीयत में हो ना कि आप मिजाजन, आपके अंदर जो है आजिज़ी हो, मोहब्बत हो, तो आप चीज़ों को जो है वो बड़े अच्छे से ले, फिर अल्लाह आपको कामयाबी भी देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों हमारे शो का हिस्सा बने। और कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी, मैसेज है हमारा तो पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक भी पहुँचे मुआशरे में पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, मस्बत सोचें, क्योंकि मनफी सोचने के लिए तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मनफी चीज़ें इतनी ऊपर से आ जाएंगी। मस्बत की तरफ चलें, चाहे ना दौड़ें, दौड़ नहीं सकते चलें, चल नहीं सकते रेंगे, लेकिन मस्बत की तरफ। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहोगे? मेरा यही पैगाम है कि आपको जिस चीज़ में शौक है ना, तो आप प्रोफेशन भी वही चूज़ करें, लाइक कि जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा शौक होगा तो आप आगे जाके कामयाब उसी में हो सकते हैं। ये नहीं है कि सोसाइटी के प्रेशर से आपको शौक किसी और चीज़ का है लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं, मेडिकल में घुस गए या आप इंजीनियरिंग में घुस गए लेकिन आपको पता नहीं है क्या है। तो भाई यही पैगाम है कि आपको जिस चीज़ में शौक है आप आगे उसी में जाएं और उसी को कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अपने दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।